हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया एंड आई होप कि आप रिकर्शन के हर लेक्चर के हर क्वेश्चन को खुद से कोड कर रहे हैं। आप ड्राई रन करके देख रहे हैं हर क्वेश्चन का, जब तक आप एक्चुअल में समझ नहीं जाते कि कॉल स्टैक के अंदर स्टैक फ्रेम्स कैसे एंटर होती हैं, कैसे रिमूव होती हैं और कैसे एक्चुअली रिकर्शन का मैजिक काम करता है। जो हम फेथ करते हैं रिकर्शन पे, वो लाइन एक्चुअल में किस तरह से अनरिवील हो रही है, किस तरह से रिकर्शन ट्री बन रहा है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आप लेके चल रहे हैं साथ में, ठीक है। और आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जब हम सोच रहे हैं तब हमें फेथ के हिसाब से सोचना है, बट इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होना एक अलग बात है, ठीक है, वो हमें होनी चाहिए। बट जब हम सोच रहे हैं तब हमें वही अपना फेथ बना के चलना है कि जो हम रिकर्सिव लाइन लिख रहे हैं वो चलेगी और आगे का कोड उसके हिसाब से लिख रहे हैं कि भाई अपना सेल्फ वर्क कर लिया, बेस केस लिख लिया, ठीक है। यार बिफोर बिगनिंग द लेक्चर आई वांट टू से कि आप जो भी कोड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा मेक श्योर कि यू आर प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस आउटसाइड द वीडियोज एज वेल, ठीक है। उर्वी मैम ने लीड कोड का एक वीडियो बनाया है कि लीड कोड कैसे यूज़ करना चाहिए, तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। यार लास्ट लेक्चर में हमने रिकर्शन ऑन स्ट्रिंग्स सीखा था। वी डिड अ फ्यू क्वेश्चंस। वी डिड वन क्वेश्चन जहाँ पे हमने एक गिवन स्ट्रिंग में कैरेक्टर ए की एक्रेंसेस को रिमूव करके आंसर रिटर्न किया था। देन वी डिड अ क्वेश्चन in which we had to reverse a given string using recursion, and finally to check if a string is palindrome or no. And lastly we did a question to check if a given string is a palindrome or not, ठीक है। देखिए हमने स्ट्रिंग वाले लेक्चर में एक नई चीज़ सीखी थी कि अब तक हम देखो एरेज में क्या करते आते थे। मान लो हमारे पास गिवन एरे है 1 2 3 4 और हमें करंटली 1 को प्रोसेस करना है, तो हम साथ में एक IDX भेजते थे जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 भेज रहे हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट कॉल में ये एरे तो सेम ही रहता था 1 2 3 4, हम IDX को 1 कर देते थे विच रिप्रेजेंटेड कि अब हम यहाँ से प्रोसेसिंग शुरू करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से, है ना। पहले प्रोसेसिंग 0th इंडेक्स से शुरू हो रही थी, ये 0 और ये 0 सेम है, ये 1 और ये 1 सेम है। ऐसे ही करते थे हम एंड तक, जब तक हमारा IDX n के इक्वल नहीं हो जाता था, है ना। 1 2 3 4 और IDX की वैल्यू 2, IDX इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड इंडेक्स से प्रोसेसिंग शुरू करनी है या करंट इंडेक्स जो है वो सेकेंड है। स्ट्रिंग के केस में भी हम बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते थे, क्योंकि स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को भी हमें प्रोसेस करना है, तो हम उसमें IDX पैरामीटर एक्स्ट्रा पास करके अपना काम कर सकते थे अगर हमें ट्रैवर्स करना है स्ट्रिंग को, राइट। बट एक और चीज़ थी जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी, वो था यूज़ करना इस फंक्शन को s.substring 1, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको इनिशियली स्ट्रिंग गिवन है ABCD, ठीक है। तो अगर हमें अगली कॉल BCD स्ट्रिंग पे करनी है तो वी कैन चेंज द स्ट्रिंग टू बी पास्ड बाय यूजिंग दिस फंक्शन s.substring 1। s.substring 1 से क्या होता है, 0th इंडेक्स के बाद फर्स्ट इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिगिनिंग इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इंडेक्स से आगे की स्ट्रिंग कट के पास हो जाती है, ठीक है, कट के हमें मिल जाती है बेसिकली, राइट। सो बेसिकली अगर मुझे ABCD के बाद अगली प्रोसेसिंग BCD पे करनी है तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इंडेक्स भेजूँ, इंडेक्स इक्वल टू 0, है ना, इंडेक्स इक्वल टू 1, और ऐसे ही ABCD तो स्ट्रिंग ABCD भेजूँ लेकिन इंडेक्स इक्वल टू 2, इस तरह से कर दें हम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है s.substring मेथड यूज़ करने का, कि ABCD स्ट्रिंग पे पहले प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, उसके बाद BCD स्ट्रिंग पे करनी है तो BCD ही भेज दिया जाए, इंडेक्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। CD D इस तरह से हम कर सकते हैं, और बेस केस हमारा हो जाता है कि यार स्ट्रिंग जो है एम्प्टी हो गई अगर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वो बेस केस चेंज हो सकता है, ठीक है। बेसिकली द बेसिक आइडिया इज कि या तो आप इंडेक्स पास कर सकते हैं या फिर आप हर एक स्टेप पे s.substring 1 पास कर सकते हैं रिकर्सिव कॉल के अंदर ही, राइट। अब ये जो सबस्ट्रिंग फंक्शन होता है इसकी खुद में भी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए उनमें हमने इंडेक्स पास करके भी उन्हें किया, ठीक है, बट हम दोनों में से फिलहाल
सीखने के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन वट एवर इज नीडेड वी कैन यूज, ठीक। टुडे वी विल बी सॉल्विंग अ कपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। सब्सिक्वेंसेस रिटर्न करना है एक एरे लिस्ट में, सब्सिक्वेंसेस को रिटर्न किए बिना प्रिंट करना, और एक गिवन एरे ऑफ इंटीजर्स के सारे सबसेट्स का सम प्रिंट करना, ये क्वेश्चंस हम करेंगे। इन क्वेश्चंस को करते वक्त हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज रिवील कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question for the day is that we are given a string and we have to write a method. WM का मतलब है write a method to return all its subsequences in an array list. ठीक है, अब यार क्वेश्चन पे आने से पहले ये समझते हैं कि subsequences क्या होते हैं, ठीक है। यार यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है कि a string is a subsequence of a given string that is generated by deleting some characters of a given स्ट्रिंग विदाउट चेंजिंग इट्स ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें यार ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हम कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट करने वाले हैं, बट वी आर गोना मेक श्योर कि हम ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे रिलेटिव ऑर्डर कैरेक्टर्स का, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये चीज़। सो यार लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABC, ठीक है। इस ABC स्ट्रिंग के क्या क्या सबसिक्वेंसेस पॉसिबल हैं। सबसिक्वेंसेस क्या होते हैं यार, गिवन स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट कर दिया जाए, ठीक है, बाय मेकिंग श्योर कि ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशंस बन के आएंगे वो सब सबसिक्वेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ABC का एक सबसिक्वेंस ABC लिखूं तो क्या वो ठीक है? हाँ यार, हमने डिसीजन लिया कि हम कोई भी कैरेक्टर डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, जो भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वो सब सबसिक्वेंसेस होंगे। यार एक सबसिक्वेंस ABC होगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं यार, खुद AB में क्या करा है हमने, C को डिलीट कर दिया है। देखो ABC में तो कुछ भी डिलीट नहीं करा, AB के अंदर हमने C को डिलीट कर दिया, ठीक है। बेसिकली C की जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। AC यार AC में क्या हो गया, B को डिलीट कर दिया और C को रख लिया, ठीक है। A भी एक सबसिक्वेंस हो सकता है कि यार A रखा और B और C दोनों डिलीट कर दिए। उसके बाद BC कि यार A को तो डिलीट कर दिया, A को कर दिया डिलीट और B और C दोनों को रख लिया। फिर B भी एक पॉसिबल हो सकता है, B में क्या करा, A और C दोनों को कर दिया डिलीट, A की जगह खाली, C की जगह खाली, सिर्फ B बचा है। C भी एक पॉसिबल सबसीक्वेंस है। C में क्या हो गया, A और B दोनों डिलीट है, ठीक है। इन दोनों को नहीं लिखना है, बेसिकली यहां पर होगा खाली और सिर्फ C लिखना है, ठीक है। हम एक ऐसी सबसीक्वेंस भी बना सकते हैं जिसमें कुछ भी ना हो, कि A भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, ठीक है। तो यार बेसिकली जो भी पॉसिबल डिलीशंस हैं, बाय मेकिंग श्योर कि ऑर्डर चेंज ना हो। ऑर्डर चेंज ना हो का क्या मतलब है, देखो यार ABC ओरिजिनल स्ट्रिंग में A पहले आ रहा था, C बाद में आ रहा था। किसी भी सबसीक्वेंस में देख लो जिसमें A और C दोनों आ रहे हो, उनमें A पहले होगा और C बाद में होगा। ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा। AC वन ऑफ द सबसीक्वेंस है, पर CA कभी सबसीक्वेंस नहीं होगी, BA नहीं होगी, है ना, CBA नहीं होगी। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में था ऑर्डर हमेशा सारी सबसीक्वेंसेस में वही रहेगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं। देखो ABC के लिए क्या डिसाइड किया कि ABC तीनों के तीनों प्रेजेंट रहेंगे, तीनों कैरेक्टर्स। AB में क्या हुआ, A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, C नहीं प्रेजेंट है। AC के लिए A प्रेजेंट है, B नहीं प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है, ठीक है। B को डिलीट कर दिया। A के केस में B और C दोनों को डिलीट कर दिया। BC के केस में A को डिलीट कर दिया। B के केस में A और C दोनों को डिलीट कर दिया। C के केस में A और B दोनों को डिलीट कर दिया। एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में ABCR तीनों को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव कर रहे हैं और जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस करने के बाद स्ट्रिंग्स निकल के आ रही हैं उन्हीं को यार हम सब सीक्वेंसेस कहते हैं, ठीक है। यार एक चीज और, अगर हमारे पास n लेंथ की स्ट्रिंग है, इस केस में यार देखो n क्या था 3, तो टोटल सबसीक्वेंसेस SSQ का मतलब है सबसीक्वेंस शॉर्ट में 2 की पावर n होती है। देखो इसके केस में 8 है, 2 की पावर 3 विच इज 8, राइट। अब ऐसा क्यों है, या देखा जाए तो हर एक कैरेक्टर के पास 2 चॉइस हैं। 3 कैरेक्टर्स हैं, तीनों कैरेक्टर्स के पास 2 चॉइस हैं कि या तो वो किसी एक गिवन सबसीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे या वो प्रेजेंट नहीं होंगे। देखो A के पास अगर हम A की चॉइसेस की बात करें
तो पहले 4 सब्सिक्वेंस में ए ने चॉइस ली कि ए इनमें प्रेजेंट होगा, लास्ट के 4 में ए प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ए के पास 2 चॉइस थी कि या तो वो प्रेजेंट होगा या वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली बी के पास भी 2 चॉइसेस थी, देखो इन सारे केसेस में बी है, बाकी किसी भी केस में बी नहीं है, तो बी के पास भी 2 चॉइस हैं। सिमिलरली सी के पास भी 2 चॉइस हैं। तो अगर हमारे पास 3 लेंथ का स्ट्रिंग है तो हर किसी के पास क्योंकि 2 चॉइसेस हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सब्सिक्वेंसेस 2⁻³ है, ठीक है। जर्नलाइज कर दें, अगर n लेंथ है हमारे स्ट्रिंग की तो हर के पास 2 चॉइसेस होंगी और टोटल सब्सिक्वेंसेस हो जाएंगी 2⁻n, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि यार इन सब्सिक्वेंसेस को कैलकुलेट करके एक एरे लिस्ट में रिटर्न कैसे किया जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक बार हम इस क्वेश्चन की जो मेथड बॉडी है वो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो यार मेरे पास ये क्लास है रिटर्न SSQ, ठीक है, मेरे पास ये क्लास है रिटर्न SSQ, इसमें एक मेन मेथड है और हमें इसमें एक और मेथड लिखना है, मेथड का नाम होगा गेट SSQ, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या होगा, क्या रिटर्न करना है मेथड को, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे सब्सिक्वेंसेस एक एरे लिस्ट में रिटर्न होने चाहिए। अब सब्सिक्वेंसेस जो है स्ट्रिंग्स ही होंगे, है ना, तो हमें एक एरे लिस्ट बनानी होगी स्ट्रिंग्स की, ठीक है। ये होना चाहिए रिटर्न टाइप, ये मेथड का नाम है। ये क्या रिसीव करेगा, एक स्ट्रिंग रिसीव करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग का नाम मान लेते हैं S है, ठीक है। सो हमें ये मेथड बेसिकली इंप्लीमेंट करना है। तो यार अगर मैं आपसे कहूं कि यार गेट SSQ ABC को कॉल करो तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ABC के सारे सब्सिक्वेंसेस, ठीक है, ये सब स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ पे डबल कोट्स लगे हुए नहीं है बट यहाँ पर डबल कोट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग्स हैं, ये सब एक एरे लिस्ट में रिटर्न हो जाने चाहिए। ये मेथड हमको लिखना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा देती हूँ, ये मेथड हमें इंप्लीमेंट करना है। यार गेट SSQ को फॉर नाउ हम F लिख लेते हैं, जैसे कि हमने सारे रेकरेंसेस रिलेशंस बनाते वक्त F नाम यूज किया है फंक्शन का, यहाँ पे भी मैं F लिख रही हूँ, एक तो शॉर्ट हो जाएगा और थोड़ा स्टैंडर्डाइज तरीके से हम रेकरेंस रिलेशन लिख पाएंगे, ठीक है। यार FABC का आंसर ये होना चाहिए। यार ये हमारी बिग प्रॉब्लम है, ठीक है। हम रिकर्शन में क्या क्या चीजें सोचते हैं, बड़ी प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम, सेल्फ वर्क मतलब कि यार सब प्रॉब्लम को यूज करके, सब प्रॉब्लम के आंसर को यूज करके बड़ी प्रॉब्लम का आंसर कैसे बनाएं। अगर आप पूरे सारे लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं तो हमने स्मॉल आंसर नाम का वेरिएबल बहुत यूज किया है। स्मॉल आंसर में हम यूजुअली सब प्रॉब्लम का आंसर स्टोर कराते हैं और उस स्मॉल आंसर की हेल्प से हम फाइनल आंसर, बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम का आंसर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सेल्फ वर्क करके। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वो सेल्फ वर्क अलग अलग हो सकता है और एक बेस केस के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। यार ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, हम छोटी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं कि यार सब प्रॉब्लम क्या ली जाए सो दैट हेल्प हो जाए बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। लेट्स से कि हम सब प्रॉब्लम रख रहे हैं कि यार BC का आंसर हमें रिकर्शन सही ला के दे देगा, ठीक है। ABC हमारी पूरी स्ट्रिंग है बड़ी, ठीक है, BC हम एक छोटी स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, और उसको हम रिकर्शन से सॉल्व करवाते हैं। हमें यहाँ पर फेथ रखना है कि रिकर्शन हमें FBC का आंसर ठीक ला के दे देगा। अगेन यार रिपीटिंग, F का मतलब बस कुछ नहीं है, बस गेट SSQ मेथड को मैंने यहाँ पर F लिख दिया है, ठीक है। ये हमारी सब प्रॉब्लम है। एक बार देखते हैं कि क्या ये सब प्रॉब्लम एक्चुअल में काम करेगी भी या नहीं। एक बार देखते हैं लिख के कि इसका रिजल्ट क्या है और क्या इसके रिजल्ट से हम ABC का आंसर बना पाएंगे। अगर बना पाए तभी हम उसको सब प्रॉब्लम कंसीडर कर पाएंगे, ठीक है। तो यार BC का आंसर देखा जाए तो BC का आंसर होगा BC, B, C और एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। Now, can we make the answer of FABC using FBC? Can we make the answer of FABC using FBC? क्या ऐसा सेल्फ वर्क करें कि FABC का आंसर FBC की हेल्प से कैलकुलेट कर पाए। जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए।
बी सी बी सी और एम्प्टी स्ट्रिंग, क्या ये सेम चीज़ें हमें यहाँ पर लिखी हुई नहीं दिख रही हैं? ये और ये एग्जैक्टली सेम है या नहीं? ये और ये, राइट? तो क्या हम लिख सकते हैं कि यार एक पार्ट, अभी अभी एक पार्ट तो सॉर्ट हो गया है कि यार अगर हमें एफ बी सी का आंसर मिल जाए जो हमें रिकर्शन ला के दे देगा, रिकर्शन पे हम फेथ रखेंगे, तो एक पार्ट ऑफ द आंसर तो बन जाएगा। कैसे? एफ ए बी सी का आंसर चाहिए तो एफ बी सी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, एक तो वो सारी की सारी ये फाइनल वाले आंसर में हम डाल देंगे। आंसर क्या है? एक एरे लिस्ट होगी, ठीक है, और एफ बी सी हमें एक स्मॉल आंसर रिटर्न करेगी, ठीक है, वो भी एक एरे लिस्ट ही होगी, ठीक है। तो ये फाइनल वाला आंसर कैलकुलेट करना है हमें। इस आंसर के अंदर 8 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। 8 में से 4 चीज़ें हमें मिल गई। 4 चीज़ें कहाँ से मिल गई? बीसी के आंसर में जो भी मिला वो सारा एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल कोई चेंज किए बिना फाइनल आंसर में डाल दो। ये आंसर है और ये एफ बी सी स्मॉल आंसर की चीज़ें डिट्टो सेम डाल दी अंदर, ठीक है। अब बात रह गई, चलो 4 चीज़ें तो हो गई, पर बाकी 4, आप बाकी 4 को देखिए। बाकी 4 में आप देखेंगे कि ये जो हमारे BC का आंसर था ना, वो यहाँ पर हमें सब दिख रहा है, BC, B, C और एम्प्टी स्ट्रिंग। BC के आंसर में हर जगह A प्रीफिक्स्ड है। बेसिकली यार ये BC का आंसर तो हमारे पास है ही, है ना, तो BC का आंसर हम यहाँ पे एज इट इज लिख लें। अगर देखो ये क्या है, ये BC का आंसर है। अगर मैं यहाँ पर FBC लिख दूँ, FBC क्या है? FBC BC BC और एम्प्टी स्ट्रिंग, ये है ना FBC। FBC की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ, दोनों जगह लिख देते हैं, 2 बार लिख रहे हैं FBC की वैल्यू। FABC को कैलकुलेट करने के लिए 2 बार FBC लिख रहे हैं, यहाँ पे भी BC BC और एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पे तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट तो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे सेम नहीं है, पर हमें ये दिख रहा है कि ए ना इस पूरे में प्रीफिक्स्ड है। अगर हम इस सारे में ए लगा दें खुद से, यहाँ पे ए लिख दें, यहाँ ए लिख दें, यहाँ ए लिख दें, और ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ए लगाएंगे तो खुद ए बन जाएगा। तो अब देखिए हमने कुछ इस तरह का किया है कि FBC के आंसर में 4 चीज़ें थी ना, उन चारों में ए स्टार्टिंग में लगा दिया, तो हमें FABC की पहली 4 चीज़ें मिल गई। और उसके बाद पहली 4 चीज़ें मिलने के बाद FBC एज इट इज़ पूरा का पूरा यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिल गया? लास्ट की 4 चीज़ें मिल गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर मुझे FABC का आंसर निकालना था तो मैंने FBC का आंसर कैलकुलेट करा। FBC का आंसर क्या है? BC का आंसर है BC BC और एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। उस सब में मैंने ए अपेंड कर दिया, ठीक है, A प्लस FBC। A प्लस FBC का यार यहाँ पर ये मतलब है कि FBC का जो भी आंसर है, अब देखिए ये जो F मेथड है ये एक एरे लिस्ट रिटर्न करता है। तो एरे लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उन सब पे हम गए और सब पे हमने A अटैच कर दिया, ठीक है। एक चीज तो हमने ये करी। दूसरी चीज हमने ये करी कि FBC के आंसर को एज इट इज भी लिख दिया एक बार कि BC BC और एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? क्या रिकरेंस रिलेशन हमें मिल गई यहाँ से कि FABC इज इक्वल टू A प्लस F ऑफ BC एंड FBC, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें हैं, इसमें 4 चीज़ें हैं, टोटल 4 और 4 मिलाकर 8 हो जाएंगी, ठीक है। तो FABC के अंदर 8 एलिमेंट्स थे, वो हमें BC के थ्रू मिल गए हैं, ठीक है। एक बार और देख लो यार अगर नहीं समझ आया तो। FABC का आंसर निकालना था, FBC को रिकर्शन से सॉल्व कराया, रिकर्शन पे फेथ रखा कि यार रिकर्शन सही आंसर ला के दे देगा। अब हमें क्या करना है? ये जो सब प्रॉब्लम का आंसर आया इसकी हेल्प से बड़ी प्रॉब्लम का आंसर लेके आना है, ठीक है। कैसे ला सकते हैं? 8 चीजें थी इसके अंदर, है ना, 8 में से 4 तो एग्जैक्टली सेम ही है,
तो एज इट इज कॉपी कर दी। बाकी 4 जो हैं उनमें ए प्रीफिक्स्ड है। जो बीसी का आंसर था अगर उसमें हर जगह ए लगा दिया जाए तो पहली 4 चीजें हमें ए बी सी वाली ही मिल जाती हैं। इसमें अगर ये वाला ए लगा दिया जाए तो ये सेम बन गया, ठीक है। तो रेकरेंस रिलेशन क्या बनी कि यार अगर ए बी सी का आंसर निकालना है तो बी सी का आंसर निकालो। बी सी के अंदर जो भी चीजें आई, 4 चीजें आएंगी, उन चारों में ए को स्टार्टिंग में लगा दो, ठीक है, और बाकी 4 एज इट इज एफ बी सी का आंसर लिख दो, ठीक है। इसको एक बार कोड के थ्रू समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देखो स्मॉल प्रॉब्लम अपनी फिगर आउट कर ली है। स्मॉल प्रॉब्लम है बीसी का आंसर निकालना, ठीक है, बेसिकली एस डॉट सबस्ट्रिंग 1। जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था ना रिकर्शन के पुराने लेक्चर में कि यार एबीसी का अगर आंसर चाहिए तो हम तो ए से रिलेटेड जो भी काम है वो कर देंगे, बीसी का आंसर हम रिकर्शन से निकाल के लाएंगे, ठीक है। अगर हम चेन की बात करें रिकर्सिव ट्री की तो एबीसी बीसी के आंसर पे डिपेंडेंट होगा, बीसी सी के आंसर पे डिपेंडेंट होगा और सी एम्प्टी स्ट्रिंग के आंसर पे डिपेंडेंट होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग का आंसर क्या होना चाहिए वो अभी हम डिस्कस करेंगे कोड लिखते वक्त, ठीक है। अभी जो हमने चीजें डिस्कस करी है कि यार स्मॉल प्रॉब्लम हमें पता चल गई है, बिग प्रॉब्लम हमें पता है, सेल्फ वर्क हमें पता चल गया है। सेल्फ वर्क क्या है कि स्मॉल प्रॉब्लम में एक बार तो सब में ए लगा दो, एक बार एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, ये सेल्फ वर्क है। इतना कोड हम लिखते हैं, फिर हम बेस केस की बात करेंगे, उसके बाद रिकर्सिव ट्री भी बनाएंगे, ड्राई रन भी करेंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो एक एरे लिस्ट बना लेनी चाहिए क्योंकि हमें एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, ठीक है। उसका नाम लिख लेते हैं हम आंसर और न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। बेस केस अभी हमने फिगर आउट नहीं किया है, बेस केस अभी हम डिस्कस करेंगे। बेस केस नहीं फिगर आउट करा है लेकिन स्मॉल प्रॉब्लम से फिगर आउट कर ली है कि यार 0th कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी काम करना है वो हम करेंगे। बेसिकली 0th कैरेक्टर का डिसीजन काइंड ऑफ हम ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो 0th कैरेक्टर ए था, राइट, 0th कैरेक्टर एबीसी के अंदर ए है, तो हमने 0th कैरेक्टर का डिसीजन खुद लिया और बाकी बीसी का जो भी आंसर है वो हमने रिकर्शन से निकलवाया। अब बीसी का जो भी आंसर आया उसमें हमने ए का डिसीजन अपने आप से दिया कि यार 4 बार तो ए ऐड कर दो और 4 बार ए ऐड मत करो, ठीक है। तो ए का काम हम खुद कर रहे हैं, जो 0th कैरेक्टर है करंट कैरेक्टर, उसका काम उसका डिसीजन हम खुद ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो करंट कैरेक्टर निकाल के रख लेते हैं कि यार करंट कैरेक्टर क्या है जो 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं एस को एबीसी बोल दूं, अगर मैं कहूं कि एस एबीसी है तो यहाँ पे करंट के अंदर ए कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे रिकर्शन से कुछ काम कराना है। रिकर्शन मुझे स्मॉल आंसर लाके देगा। स्मॉल आंसर क्या है, बीसी का आंसर निकालना, एरे लिस्ट ऑफ स्मॉल आंसर। स्मॉल आंसर होगा गेट एसएसक्यू कॉल करेंगे, पर किस पे कॉल करेंगे यार, पूरे स्ट्रिंग एस पे नहीं, एस डॉट सबस्ट्रिंग 1 पे। एस डॉट सबस्ट्रिंग 1 से क्या हो जाएगा, अगर आपको एस एबीसी मिला है ना, तो इस लाइन में गेट एसएसक्यू में बीसी पास हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर से हमने उसको ट्रिम, फर्स्ट इंडेक्स से हमने ट्रिम कर लिया है तो बीसी हमको मिल जाएगा। अब अगर हम यकीन कर लें रिकर्शन पे कि रिकर्शन बिल्कुल सही आंसर ला के देगा तो यार हमें स्मॉल आंसर में एक एरे लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एक एरे लिस्ट मिलेगी हमें स्मॉल आंसर में जिसके अंदर बीसी, बी, सी और एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी होगी, ठीक है। ये हमारा रिकर्शन पे ट्रस्ट है। अब हमें इस स्मॉल आंसर को यूज करके अपने आंसर को फिल करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यार, हम क्या करेंगे, हम स्मॉल आंसर के अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उन सब पे आइटरेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर स्ट्रिंग एस एस इन स्मॉल आंसर, यार ये फॉर ईच वाला सिंटेक्स है, ठीक है। हम इसको फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन स्मॉल आंसर डॉट साइज करके भी लिख सकते थे, पर अगर हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम स्मॉल आंसर की हर एक स्ट्रिंग को एस एस नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में रीड कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखना पड़ेगा। अगर हम आई वाला मेथड यूज़ करते तो हमें स्मॉल आंसर ऑफ आई करके लिखना पड़ता अगर हम एक स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे हमें स्ट्रिंग एसएस डायरेक्टली मिली हुई है। ठीक है, आई होप कि आपको फॉर ईच वाला सिंटेक्स आता है ऑलरेडी। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसे। तो यार हमें क्या करना है अब, एक चीज़ तो हमें ये करनी है कि आंसर के अंदर ये बिल्कुल सेम ऐसे ही ऐड कर देना है। हम पूरे पे आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है वो हमें एज इट इज़ ऐड करना ही होगा, है ना। हम एज इट इज़ ऐड करना चाहते ही हैं, क्योंकि देखो जो फाइनल आंसर बनना है, जो आंसर होना चाहिए, वो आंसर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बी सी, स्टार्टिंग में एक बी सी भी है, बी सी एम्प्टी स्ट्रिंग, एक तो ये प्लस इन सब में ए अपेंडेड। ठीक है, सब में ए अपेंड कर दें। बस यहाँ पर यार ऑर्डर चेंज हो गया, जो हमने लिखा था उससे अलग ऑर्डर में लिख दिया है, आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो ये चारों चीज़ें तो मुझे अपने आंसर में ऐड करनी है। तो अगर अभी जो मैंने कोड लिखा है उससे क्या होगा, ये चारों चीज़ें, है ना, ये सब आंसर में ऐड हो जाएंगी। ये तो हमें आंसर में ऐड करना ही करना था, पर बाकी चीज़ें भी तो ऐड, ये वाली चीज़ें भी तो ऐड करनी है। अब देखिए एसएस के अंदर बीसी और एम्प्टी स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी कभी ना कभी, एक एक करके। तो हमें इनको ऐड करने के साथ साथ करंट कैरेक्टर को प्रीफिक्स भी करना है एसएस में। ठीक है, तो यार मान लो जब एसएस की वैल्यू स्टार्टिंग में लेट्स से बीसी होती है, तो हम आंसर के अंदर बीसी ऐड करते हैं और साथ साथ एबीसी भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से ऐड कर रहे हैं, हम पहले ये ऐड करते हैं एंड देन वी ऐड दिस। ठीक है, तो बीसी ऐड किया, साथ में एबीसी ऐड किया, फिर उसके बाद अगली स्ट्रिंग बी पे पहुंचे। लेट्स से स्मॉल आंसर अगर मैं यहाँ पर ये लिख लूँ, स्मॉल आंसर लेट्स से बीसी बी सी और एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी मान लो आंसर खाली है, आंसर हमें बनाना है। तो आंसर में कैसे हम बना रहे होंगे, सबसे पहले तो बीसी को प्रोसेस करेंगे। तो बीसी को प्रोसेस करते वक्त बीसी भी आंसर में ऐड कर दिया एज इट इज। ठीक है, और बीसी के साथ साथ मुझे एक एलिमेंट ऐसा भी ऐड करना था जिसमें बीसी में ए प्रीफिक्स्ड हो, तो वो चीज़ भी साथ में ऐड कर दी। ठीक है, तो ए बी सी। उसके बाद बी की बारी आई, जब एसएस की वैल्यू बी है तो बी ऐड करा और बी के साथ साथ एक ए बी भी ऐड करा। ठीक है, क्योंकि करंट कैरेक्टर ए होगा ना, ए बी, तो बी भी ऐड कर रहे हैं यहाँ पर और ए बी भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर एसएस की वैल्यू सी होगी, एसएस की वैल्यू सी होगी तो सी और ए सी ऐड कर देंगे, सी ऐड कर देंगे और ए सी ऐड कर देंगे। फिर फाइनली एम्प्टी स्ट्रिंग होगी यहाँ पर, तो ए प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग ए होगा, तो एम्प्टी स्ट्रिंग और ए ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि हम स्मॉल आंसर की हेल्प से आंसर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। एक पार्ट तो हमने एग्जैक्टली सेम ऐड किया जो कि लाइन नंबर 17 से है, और एक चीज़ हम ऐड कर रहे हैं करंट कैरेक्टर प्रीफिक्स करके जो कि लाइन 18 से हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में हम आंसर को कर देंगे रिटर्न। बेस केस अभी हमारा रह गया लिखने से। ठीक है, तो एक बार रिकर्सिव ट्री बनाते हैं और बेस केस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास एबीसी नाम की स्ट्रिंग होगी, है ना। एबीसी कॉल करेगी बीसी को कि यार बीसी का आंसर लाके दो, बीसी कॉल करेगा सी को, क्योंकि एक एक कैरेक्टर कट के जाता है ना, हम हर किसी में क्या कर रहे हैं, एस डॉट सबस्ट्रिंग 1 लिखते हैं। तो अगर इसके ऊपर आप एस डॉट सबस्ट्रिंग 1 लिखेंगे तो बीसी बनेगा, बीसी के ऊपर अगर आप डॉट सबस्ट्रिंग 1 लगा देंगे तो सी बनेगा, सी के ऊपर आप डॉट सबस्ट्रिंग 1 लगाएंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगी। एम्प्टी स्ट्रिंग का आंसर क्या होना चाहिए, इतना तो यार हम समझते हैं कि हमें इस पॉइंट के आगे कुछ नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा बेस केस होगा। वैसे भी अगर हम दूसरे तरीके से भी सोचें कि सबसे छोटा इनपुट हमें क्या मिल सकता है, सबसे छोटी स्ट्रिंग 0 लेंथ की स्ट्रिंग मिल सकती है, एम्प्टी स्ट्रिंग मिल सकती है ना। फिर एम्प्टी स्ट्रिंग का आंसर क्या होना चाहिए,
अगर आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाए तो उसके कितने सबसिक्वेंसेस होंगे? 0? नहीं यार, 0 नहीं होंगे। एक एम्प्टी स्ट्रिंग का एक सबसिक्वेंस होता है, वो खुद एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही होता है। वैसे भी अगर हम इस तरह से भी देखें, n लेंथ के 2 की पावर n होते हैं, अगर लेंथ 0 हो जाए तो 2 की पावर 0 तो वो 1 होता है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग का एक सबसीक्वेंस होता है जो खुद एम्प्टी स्ट्रिंग ही होता है। ठीक है, तो यार बेस केस क्या है कि अगर s की लेंथ 0 हो जाए तो हमें एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी होगी। एरे लिस्ट एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, एरे लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग होनी चाहिए जो एम्प्टी हो। ठीक है, तो यार आंसर हमारे पास ऑलरेडी एक एरे लिस्ट बनी हुई है, इसी के अंदर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं और इसको कर देते हैं रिटर्न। ठीक है, तो बेस केस में हम एक एरे लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं जो कि कंटेन कर रही है एक एम्प्टी स्ट्रिंग को। ठीक है, अब इस मेथड को कॉल करते हैं। एक एरे लिस्ट में आंसर रिसीव करेंगे हम, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू गेट SSQ और स्ट्रिंग चलो ABC पास कर देते हैं। यूजर से भी इनपुट ले सकते थे, फॉर सिंप्लिसिटी हमने अभी ABC डायरेक्टली पास कर दी। ठीक है, अब आंसर में सारी चीजें आ गई होंगी, अज्यूमिंग दैट वी हैव टू प्रिंट all the things present inside answer. So for string SS, all the subsequences we are printing here. ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। तो यार ये देखो 8 सबसीक्वेंसेस यहाँ पर प्रिंट हुई हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग A B AB C AC BC एंड ABC। ठीक है, सो 3 3 6 एंड 2 8। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ठीक आ रहा है। अब इसी चीज़ का यार एक बार हम रिकर्सिव ट्री ठीक से बनाएंगे और एक बार ट्राई रन देखेंगे। ठीक है, रिकर्सिव ट्री यार हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एक बार वैल्यूज देख लेते हैं फिर भी। देखो ABC ने BC को कॉल किया, BC ने C को और C ने एम्प्टी स्ट्रिंग को। एम्प्टी स्ट्रिंग वाला कॉल हमारा बेस केस है जिसमें हमने एक एरे लिस्ट रिटर्न कर दी विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग इन इट। ठीक है, जब हम C पे वापस पहुंचे, यार स्मॉल आंसर ये आ गया। ठीक है, अब स्मॉल आंसर से हमें आंसर बनाना है। आंसर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल आंसर पे जाते हैं, स्मॉल आंसर में जो भी पड़ा है एक तो एग्जैक्टली वो सेम चीज़ रख लेते हैं और जो हमारा करंट कैरेक्टर है, 0th कैरेक्टर है, उसको भी ऐड कर देते हैं साथ में। ये जो फॉर लूप लिखा है ना हमने, इसके अंदर हम आंसर बना रहे हैं स्मॉल आंसर से। तो C का आंसर क्या बनेगा, एक तो खुद एम्प्टी स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर C। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग के को आप आइट्रेट कर रहे हो, मतलब जब आप इस एरे लिस्ट पे आइट्रेट करोगे तो एक बार तो एज इट इज़ लिख दोगे लाइन नंबर 19 से, है ना, आंसर डॉट एड SS, और एक बार करंट कैरेक्टर उसमें ऐड करोगे, करंट कैरेक्टर C है। ठीक है, तो ये मिलेगा। सो इसने क्या रिटर्न किया यार, इसने रिटर्न किया ये। ठीक है, अब BC क्या करेगा, इसको जो भी रिटर्न हुआ उसके अंदर खुद से कुछ चीज़ें अपेंड करेगा। ठीक है, एक बार तो अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग की बात करें तो पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग एज इट इज़ ही आ जाएगी। एक बार एम्प्टी स्ट्रिंग में B अपेंड हो जाएगा, है ना। अगली बार क्या होगा, C के लिए सेम चीज़ें होंगी, C एक तो एज इट इज़ रहेगा और एक बार C में B स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगा, तो ये BC बन जाएगा। ठीक है, तो BC का आंसर कैलकुलेट हुआ ये रिटर्न होगा ABC वाली कॉल को। ABC क्या करेगा, एक एक करके सब पे जाएगा। यार एम्प्टी स्ट्रिंग से शुरू कर रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग एज इट इज़ लिखी गई यहाँ पर। उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग में A को अपेंड किया गया। लाइन्स देखो यार, लाइन नंबर 19 और लाइन नंबर 20। लाइन नंबर 19 में एज इट इज़ ऐड हो रहा है आंसर में, लाइन नंबर 20 में करंट कैरेक्टर ऐड हो रहा है। करंट कैरेक्टर A है,
ठीक है, 0th कैरेक्टर होता है ना करंट कैरेक्टर, तो एम्प्टी स्ट्रिंग में ए ऐड कर दिया। फिर बी एक बार एज इट इज लिखा और एक बार बी के पीछे ए लगाया। फिर सी की बारी आई, सी एज इट इज लिखा, सी के पीछे एक बार ए लगाया। फिर बी सी की बारी आई, बी सी एक बार एज इट इज लिखा और एक बार बी सी के पीछे ए लगाया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट होके मेन मेथड को रिटर्न हो जाएगा। ठीक है यार, इसका ड्राई रन काफ़ी सिमिलर है। मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ रिकर्सिव ट्री के थ्रू ही, क्योंकि अभी हमें 2 क्वेश्चंस और करने हैं, वरना अदरवाइज लेक्चर वुड बी वे टू लेंदी। ठीक है, सो यार अगर हम एस को ए बी सी ले लें तो ड्राई रन की शुरुआत ए बी मेथड से होगी, एबीसी मेथड से, गेट एस एस क्यू एबीसी। गेट एस एस क्यू एबीसी में हम क्या कर रहे हैं, बेस केस चेक कर रहे हैं, करंट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ए, और फिर हम स्मॉल आंसर की कॉल करते रहे हैं। आप रिकर्सिव ट्री से डायरेक्टली समझ लीजिए, आप कॉल स्टैक वाला जो ड्राई रन है वो आप खुद से करके देख लो, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली अगले वाले क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, एक अलग मेथड से करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो लाइन 11 बेसिकली एबीसी के अंदर बीसी को कॉल कर रही है। ठीक है, बीसी के अंदर स्मॉल आंसर कैलकुलेट होकर के आएगा, तो यहां से हम यहां पहुंच गए। ठीक है, बीसी के अंदर क्या हुआ, अगेन ये एक आंसर बना, कंडीशन चेक नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। करंट कैरेक्टर क्या कैलकुलेट हुआ, करंट कैरेक्टर बी निकल के आया यहाँ पर। ठीक है, फिर लाइन नंबर 11 पे बीसी ने ये वाली कॉल कर दी, एफसी वाली। ठीक है, फिर हम यहाँ से स्मॉल आंसर से वापस इधर पहुँच गए, स्मॉल आंसर के अंदर ये चीज़ आनी है। ठीक है, फिर सी के बाद हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के ऊपर कॉल करा है, अगेन लाइन 11 पे आके। ठीक है, ये बेस केस पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी अभी हमने यार ये सेम चीज़ करके देखी है, ये एक्चुअली ड्राई रन ही करा है जो हमने रिकर्सिव ट्री के फॉर्म में किया है, तो रिपीटेटिव हो जाएगा, इसलिए कॉल स्टैक वाले डायग्राम को मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ। अगर आपको नीड फील हो रही है तो आप खुद से करके देख सकते हो, अदरवाइज रिकर्सिव ट्री बनाना और रिकर्सिव ट्री के थ्रू ड्राई रन करना, अब ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिस में डालो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का रिकर्सिव ट्री और कॉल स्टैक डायग्राम दोनों बनाए, ये ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर हम रिकर्सिव ट्री बनाने की कोशिश करेंगे अब से। ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव ट्री में भी यार काइंड ऑफ हम ड्राई रन ही कर रहे होते हैं। ठीक है, so yeah, that was this question. Moving on to the next question. So this time the question asks us to print subsequences. So given a string, write a method to print all its subsequences. अब आप बोलेंगे पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही तो है, पिछले क्वेश्चन में भी सबसीक्वेंसेस निकालने थे, इसमें भी सबसीक्वेंसेस निकालने हैं। हाँ यार, सबसीक्वेंसेस निकालने, लेकिन एक फर्क है, पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि सारे सबसीक्वेंसेस आप एक एरे लिस्ट के अंदर रिटर्न कर दो। आप एक एरे लिस्ट बना सकते हो जिसमें आप सारी सबसीक्वेंसेस स्टोर करा सकते हो और उसे आपको रिटर्न करना है मेथड से। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हम एरे लिस्ट नहीं बना सकते, हम ये वाला एरे लिस्ट का स्पेस नहीं यूज कर सकते। हमें कहा गया है कि आप वॉइड मेथड बनाओगे और सारे सबसीक्वेंसेस जो है प्रिंट करने विदाउट स्टोरिंग देम एनीवेयर। अब यार ये क्वेश्चन कराया क्यों जा रहा है, देखिए जब आपसे क्वेश्चन ने कहा कि आप एरे लिस्ट में रिटर्न करो, तो यार इस एरे लिस्ट का साइज क्या बना होगा, अल्टीमेटली 2 की पावर n सबसीक्वेंसेस होते हैं ना n लेंथ की स्ट्रिंग में, तो 2 की पावर n स्ट्रिंग्स स्टोर होंगी इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में, आंसर वाली एरे लिस्ट में जो फाइनली रिटर्न होगी। ठीक है, सो विच कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ स्पेस, 2 की पावर n इज अ लॉट ऑफ स्पेस, है ना, एक्सपोनेंशियल स्पेस लग रहा है। ठीक, सो द क्वेश्चन वांट्स कि यार ये एक्स्ट्रा स्पेस मैं आपसे नहीं यूज करवाना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है, इतना स्पेस यूज करना सही नहीं रहेगा, तो अब आप मेरे को बिना स्पेस यूज करे, बिना ये 2 की पावर n की एरे लिस्ट बनाए आंसर ला के दो। ठीक है, अब यार ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली मेन क्वेश्चन यही है, इसकी जो अप्रोच है वो एक बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है। हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखने वाले हैं, चॉइसेस कैसे बनाते हैं एक रिकर्सिव ट्री के अंदर, ये हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सीखेंगे, जो एक बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है। आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ये अप्रोच देख रहे होंगे, आप खुद से भी जब रिकर्शन बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस करेंगे
तो आप ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन या चॉइस लेने वाली अप्रोच यूज करेंगे काफी ज्यादा, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन, अब हमें एरे लिस्ट में नहीं स्टोर कराना है, कहीं भी पूरा स्टोरेज नहीं लेना है, हमें जनरेट करनी है एक सबसीक्वेंस और उसे प्रिंट करना है, ठीक है। वी विल नेवर स्टोर इट, वी विल जनरेट एंड प्रिंट, ओके। अब यार देखो इसकी अप्रोच ना एक्चुअली इसकी डेफिनेशन से ही बन के आती है फंडामेंटली। इसकी सबसीक्वेंस की डेफिनेशन में था कि हम कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट करके सबसीक्वेंस बनाते हैं। तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स ये कहा जा सकता है कि हर एक सबसीक्वेंस जो बनी है उसके अंदर हर एक कैरेक्टर ने एक चॉइस ली है कि या तो वो इस पर्टिकुलर सबसीक्वेंस में होगा या नहीं होगा। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर सबसीक्वेंस की बात करें तो इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है। ए बी की अगर बात करें तो ए चोज टू एग्जिस्ट, बी चोज टू एग्जिस्ट, सी डिड नॉट चूज टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो हर किसी में ऐसा ही है कि ए चोज टू एग्जिस्ट, बी डिड नॉट चूज टू एग्जिस्ट, सी चोज टू एग्जिस्ट, ठीक है। सो बेसिकली हर एक कैरेक्टर के पास चॉइस होती है कि या तो वो किसी भी सबसीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर सबसीक्वेंस में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर के पास चॉइस होती है कि वो एक पर्टिकुलर सबसीक्वेंस में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास सब स्ट्रिंग गिवन है ABC, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा के मैंने अभी एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी है। इस एम्प्टी स्ट्रिंग में हम अपनी चॉइसेस का रिजल्ट स्टोर करेंगे। अभी ये बात आपको समझ आएगी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम ए के ऊपर चॉइस लेंगे यार कि ए एग्जिस्ट करेगा सबसीक्वेंस में या ए एग्जिस्ट नहीं करेगा सबसीक्वेंस में, ये चॉइस हम ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, ए के ऊपर। BC का अभी बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ ए का देखते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए के होने वाले केसेस और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए के ना होने वाले केसेस, ठीक है। बेसिकली ये वो केसेस हैं जिनमें ए नहीं होगा और ये वो केसेस हैं जिनमें ए होगा। तो आप लास्ट में देखेंगे कि इस पार्ट ऑफ द ट्री के अंदर, इस पार्ट ऑफ द ट्री के अंदर ए वाले जो 4 जिनमें ए एग्जिस्ट करता है वो चीजें हमें मिल जाएंगी और यहाँ हमें वो चीजें मिलेंगी जिनमें ए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम करंट चॉइस ले रहे हैं ए के ऊपर कि ए एग्जिस्ट करेगा या ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर ए एग्जिस्ट करता है तो ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आंसर स्ट्रिंग आप इसको बोल सकते हैं कि हम करंटली जिस सबसीक्वेंस को जनरेट कर रहे हैं ये वो सबसीक्वेंस है, ठीक है। करंट आंसर या फिर इसको आप कह सकते हैं करंट आंसर और करंट सबसीक्वेंस, ठीक है, करंट सब सीक्वेंस। करंटली ये एम्प्टी थी, जब हमने ए के ऊपर चॉइस ले ली कि ए एग्जिस्ट करेगा सबसीक्वेंस में तो हम इसके अंदर अब ए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ए अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो ये ऐसे दिखने लग जाएगा। अगर ए नहीं ऐड किया जाए, ए अगर नहीं ऐड किया जाए तो एम्प्टी था, एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है। तो ए की चॉइस हो गई। अब ए का काम हो चुका है, करंट कैरेक्टर ए हमने माना और करंट कैरेक्टर पे हमने काम कर दिया। अब बची हुई स्ट्रिंग है BC, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे BC, BC पे अभी काम करना है, BC के चॉइसेस लेने हैं। ए का चॉइस हमने ले लिया है, ठीक है। अब BC में पहले B को प्रोसेस करेंगे, B को देखेंगे कि B आना चाहिए सबसीक्वेंस में या B नहीं आना चाहिए सबसीक्वेंस में, ये चॉइस हम लेंगे, ठीक है। तो यहां पर चॉइस है कि B आना चाहिए और ये चॉइस है कि B नहीं आना चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी कि B आना चाहिए और B नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इन चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो भी हमने चॉइस ली है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने प्रीवियस आंसर में उस चॉइस को ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो अभी करंटली सबसीक्वेंस बनी हुई है ए के बाद हम B को चूज कर रहे हैं कि यार इस A के बाद ना B भी आना चाहिए सबसीक्वेंस में, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगी सबसीक्वेंस इस चॉइस के बाद कि A तो पहले से था, ये A पहले से था और B ने भी चूज कर लिया कि वो भी आएगा, तो B भी आ गया, ठीक है। अगर B कहेगा कि मैं तो नहीं आऊंगा, तो पहले से क्या था यार A, और B ने बोला कि मैं नहीं आऊंगा तो A अकेला ही रह जाएगा, ठीक है। तो B की चॉइस हमने यहां पर ले ली। अब सेम चीज हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे करेंगे, ठीक है।
एम्प्टी स्ट्रिंग है यहाँ पर, जो हमारा करंट आंसर है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब अगर बी बोलेगा कि मैं आंसर में आऊँगा, तो हम इस एम्प्टी स्ट्रिंग में बी को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर बी बन जाएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस बी बी होता है, ठीक। फिर उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद चॉइस क्या है कि बी नहीं आएगा, तो एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। चलो बी की चॉइस हो गई, बी का काम हो गया, तो अब हम बी को हटा सकते हैं और अब हमें सी का चॉइस लेना है सिर्फ, ठीक है। ये जो हम वाइट पेन से लिख रहे हैं ये वो स्ट्रिंग है जिसपे हम करंटली काम कर रहे हैं, और जो ग्रीन से लिखा हुआ है ये वो आंसर है जो करंटली जनरेट हो रहा है, ठीक है। चलो अब सी की चॉइस हमें लेनी है हर जगह पर, और रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या होगी यार, रिमेनिंग कुछ नहीं होगा, सी के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो सी की चॉइस हमें लेनी है अभी। तो सी होगा सी इज चूजिंग टू कम और सी इज नॉट चूजिंग टू कम, ठीक है। यहाँ पर सी सब जगह क्योंकि सी ही आएगा, इसलिए सिर्फ मैं राइट और एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट बना रही हूँ। ये एग्जिस्ट का साइन है, ये नॉट एग्जिस्ट का साइन, ठीक। तो सी है, सी नहीं है, सी है, सी नहीं है, ठीक है। ए बी एग्जिस्टिंग सबस्ट्रिंग थी, एग्जिस्टिंग सबसीक्वेंस थी ए बी के अंदर सी ऐड कर देंगे अगर सी चूज कर रहा है आने के लिए, तो ए बी तो पहले से था और सी और आ जाएगा। ये ए बी पहले से था लेकिन सी ने मना कर दिया आने से, तो ए बी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पर आंसर ऑलरेडी ए बना हुआ है, तो ए है यहाँ पर ऑलरेडी, उसके बाद सी चोज टू एक कम, ठीक है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। उसके बाद ए पहले से है बट सी डिड नॉट चूज टू कम, तो खाली ए रहेगा। सो इस सब ट्री में ऑलरेडी बना हुआ आंसर बी था, बी के बाद सी ने चूज किया कि वो आएगा, तो बी के बाद सी भी आंसर में आ गया। फिर सी ने चूज किया कि वो नहीं आएगा, तो बी अकेला रह गया। उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग पहले से थी यहाँ पर आंसर में, ठीक है, आंसर में एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर पहले से थी। देन सी चोज टू कम, तो सी आ गया। फिर एम्प्टी स्ट्रिंग थी और एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद सी डिड नॉट चूज टू कम, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग रह गई। अब देखिए ए का डिसीजन इस लेवल पे हो चुका है, ए का डिसीजन हमने यहाँ ले लिया, बी का डिसीजन हमने यहाँ ले लिया और सी का डिसीजन हमने यहाँ ले लिया, और तीन ही कैरेक्टर्स थे, सारे डिसीजन हो चुके हैं। अब जो हमारी रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो एक्चुअल में एम्प्टी स्ट्रिंग है, यहाँ सब पे एम्प्टी स्ट्रिंग भी है, पूरे में बना नहीं रही हूँ, स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, बेसिकली सारी चॉइसेस हम ले चुके हैं। तो अब हम अपने फाइनल आंसर पे पहुंच गए हैं कि आपको जो ये लास्ट लेवल पे दिख रही है ना चीजें, लास्ट लेवल पे आपको 8 सबसीक्वेंसेस दिख रहे हैं, यही हमारा आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने सारी चॉइसेस जब कंप्लीटली ले ली तो लास्ट लेवल पे हमें हमारे आंसर्स मिल गए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हर एक जो आंसर बना है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं AC की बात करूं तो AC कैसे बना, ए ने चूज किया कि वो आएगा, बी ने चूज किया कि वो नहीं आएगा और सी ने चूज किया कि वो आएगा, तो इस पाथ पे से जो आंसर बना वो AC बना, ठीक है। तो AC वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस मेड बाय A, B एंड C। सिमिलरली ABC की अगर हम बात करें तो A ने चूज किया कि वो आएगा, B ने चूज किया आएगा, C ने चूज किया आएगा, तो आंसर बन गया ABC, ठीक है। BC का आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ये आंसर कैसे बना है, ये आंसर इस तरह से बना है, ए ने चूज किया कि वो नहीं आएगा, बी ने चूज किया आएगा और सी ने चूज किया आएगा, इसलिए BC आंसर बन गया, ठीक है। देखो एक चीज और हमें यहाँ से दिख रही है, हमारे पास टोटल 2 की पावर n सब सीक्वेंसेज होती हैं, 8 बेसिकली अगर n 3 है तो देखो पहली लेवल पे 2 चॉइसेस एक्सप्लोर हुई, उन 2 से अगर हमने सेकेंड कैरेक्टर पे चॉइस ली तो हमें 4 चीज़ें मिली, उसके बाद लास्ट लेवल पे हमें 8 चीज़ें मिली, तो हमें फाइनली ऐसे करके 1 2 4 8 फाइनल लेवल पे हमें 8 सबसीक्वेंसेस मिल जाती हैं, ठीक है। तो यार ये बेसिक फंडामेंटल है, अब इस चीज़ को कोड में कैसे करेंगे ये चीज़ हम देखेंगे। अब देखो यार इस ट्री को एक्चुअली कोड में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी ईजी है। हम यहाँ पर देखो 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक हमारे पास करंट स्ट्रिंग है जिसपे हम अपना करंट आंसर निकाल रहे हैं,
और एक हमारे पास करंट सबसीक्वेंस है जो हमारी करंटली जनरेटेड सबसीक्वेंस है। ठीक है, हर एक रिकर्सिव कॉल में ये एस तो एस डॉट सबस्ट्रिंग 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 0th कैरेक्टर की चॉइस तो हम खुद ले लेते हैं और बाकी का जो है उसको हम रिकर्शन से कराते हैं। ठीक है, और दो चीजें हम करते हैं रिकर्सिव कॉल में। एक्चुअली हम एक नहीं, दो रिकर्सिव कॉल कर रहे होंगे। एक रिकर्सिव कॉल में हम ये वाली चॉइस लेंगे कि हम ए को ऐड कर रहे हैं अपने करंट आंसर में, और दूसरी रिकर्सिव कॉल में हम ये चॉइस लेंगे कि हम ए को या 0th कैरेक्टर को, करंट कैरेक्टर को ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोड में जाके इसको एक बार कोड करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो एक नई फाइल बनाते हैं प्रिंट SSQ के नाम से। ठीक है, एक मेन मेथड बना लेते हैं और एक मेथड हमें लिखना है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इस मेथड को जनरेट करनी है सबसीक्वेंसेस और प्रिंट करनी है, सारी की सारी स्टोर नहीं करानी है। ठीक है, मेथड का नाम लिखते हैं प्रिंट SSQ। ठीक है, ये रिसीव कर रहा है एक स्ट्रिंग s जो कि करंट स्ट्रिंग बीइंग प्रोसेस्ड है, और एक चीज और हम अपनी तरफ से देने वाले हैं, वो क्या है कि यार करंटली क्या आंसर है। ठीक है, करंट आंसर, करंट सबसीक्वेंस भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, तो यार सबसे पहले तो करंट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। करंट कैरेक्टर कौन सा, 0th कैरेक्टर जो है ABC में ए एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो ए कैसे मिलेगा हमें, s डॉट कैरेक्टर एट 0। ठीक है, और रिमेनिंग स्ट्रिंग ABC में से ए हटा लिया तो बचा हुआ BC स्ट्रिंग चाहिए ना, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग वो है s डॉट सबस्ट्रिंग 1। ठीक है, अब हमें दो चीजें करनी है। ये जो करंट कैरेक्टर है chooses to be a part of करंट आंसर, पहली चॉइस तो हमें ये लेनी है, और दूसरी चॉइस क्या लेनी है हमें कि करंट कैरेक्टर डज नॉट चूज टू बी अ पार्ट ऑफ करंट आंसर। ठीक है, ये दो रिकर्सिव कॉल्स हमें करनी है। ठीक है, ये सेल्फ वर्क हम कर रहे हैं, ये चूज करना कि करंट आंसर का पार्ट होगा करंट कैरेक्टर या नहीं, और उसको करंट आंसर में ऐड करना। बाकी काम हम रिकर्शन से करा रहे हैं। जो हमने ट्री भी बनाया है, इस ट्री के अकॉर्डिंग एक ही चॉइस हम लेके बाकी रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं। ये दोनों जो आपको दिख रही हैं, ये दोनों रिकर्सिव कॉल्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिकर्सिव कॉल्स हम लिखने वाले हैं। अब तो पहली रिकर्सिव कॉल है कि करंट कैरेक्टर करंट आंसर में आएगा, तो प्रिंट SSQ, S क्या पास होगा यार, रिमेनिंग स्ट्रिंग राइट, BC पास होगा ना, ABC अगर आपको इनपुट मिला है तो रिमेनिंग स्ट्रिंग BC होगी। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ये A होगा, ये BC होगा। अगर हमें S ABC मिला है तो ठीक है, यहाँ पे BC पास होना चाहिए तो BC पास कर दिया। करंट आंसर क्या होगा, जो पुराना वाला करंट आंसर था उसके पीछे हमें करंट कैरेक्टर अपेंड करना है। ठीक है, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अगर मान लो करंट आंसर CURRANS ये वेरिएबल में है, तो अगला करंट आंसर क्या होना चाहिए, अगर करंट कैरेक्टर चूज कर रहा है उस करंट आंसर के अंदर आने का, तो करंट आंसर के अंदर करंट कैरेक्टर ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो इनिशियली ये एम्प्टी होगा करंट आंसर, ये S है और ये करंट आंसर है। ठीक है, तो यहां पर रिमेनिंग स्ट्रिंग पास हो रही है BC और करंट आंसर पास हो रहा है A। ठीक है, जैसा हमने रिकर्सिव ट्री में बनाया था सेम चीज हो रही है यहाँ पर। करंट आंसर क्योंकि अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग में हम करंट कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं जो कि A है। ठीक है, तो BC और A पास हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉल में। ठीक है, रिकर्सिव ट्री वाली सेम चीज हो रही है यहाँ पे। तो ये तो हो गई पहली चॉइस। दूसरी चॉइस में क्या करना है, दूसरी चॉइस में
रिमेनिंग स्ट्रिंग तो BC ही पास होगी, पर करंट आंसर में करंट कैरेक्टर ऐड नहीं होगा, तो करंट आंसर एज इट इज पास हो जाएगा। तो BC और यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग दी जाएगी। ठीक है, तो यार कोड तो इतना सही है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से इन कमेंट्स को हटा दूँ और ये चीज़ें भी अब हम अगर हटा दें यहाँ से, तो हम बस यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि ऐड करंट, डू नॉट ऐड करंट, या ये लिख सकते हैं इंक्लूड करंट या एक्सक्लूड करंट, है ना। अब मुझे ये बताइए कि बेस केस क्या होगा। रिकर्सिव कॉल हो गई, सेल्फ वर्क हो गया, व्हाट शुड बी द बेस केस। बेस केस हम रिकर्सिव ट्री से बहुत इजीली स्पॉट कर सकते हैं। देखिए, हमें कब रुकना था, हमें कब कोई और कॉल्स नहीं करनी थी, जब हम यहाँ पहुँच जाएं, इस लेवल पे पहुँच जाएं, और हम इस लेवल पे पहुँच चुके हैं। ये बात हमें कैसे पता चलेगी? यार हमारी जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है ना वो खाली हो चुकी है। यहाँ पे C था, ये वाली स्ट्रिंग C थी ना, C के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग पास हुई थी जो हमने यहाँ लिखी नहीं थी, है ना। C करंट कैरेक्टर के बाद रिमेनिंग स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग बची होगी ना, C के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो जिस स्ट्रिंग को हम प्रोसेस कर रहे हैं, अगर उसकी लेंथ 0 हो जाए तो उस पॉइंट पे हमें ये आंसर प्रिंट कर देना चाहिए, करंट आंसर। ठीक है, तो अगर s डॉट लेंथ 0 हो गई है तो करंट आंसर को प्रिंट कर दीजिए और रिटर्न करना मत भूलिए। ठीक है, रिटर्न करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये प्रिंट करना भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने आंसर प्रिंट भी तो करने हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे जब हम लास्ट लेवल पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे कॉल कर लेते हैं प्रिंट SSQ और ABC कर देते हैं इसको पास। ABC के साथ साथ हमें एक चीज़ और पास करनी पड़ेगी, करंट आंसर। स्टार्टिंग में करंट आंसर एम्प्टी है। ठीक है, देयर इज नो सबसिक्वेंस राइट नाउ, एम्प्टी करंट आंसर हम पास कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो यार ये जो हमने कोड लिखा ना, ये बिल्कुल सेम कोड है जो हमने ट्री बनाया है उसके जैसा। हर एक लेवल पे, हर एक रिकर्सिव कॉल में हम 2 चॉइसेस लेते हैं और उन 2 चॉइसेस के कोरस्पॉन्डिंग हमने कॉल्स करी हैं। लाइन नंबर 10 वाली कॉल ये है और ये लाइन नंबर 11 वाली कॉल है। ये वो कॉल है जिसमें हम चूज कर रहे हैं कि A करंट आंसर में ऐड होगा, और ये वो कॉल है जिसमें हम चूज कर रहे हैं कि A करंट आंसर में ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए, हमारे पास सारी सबस्ट्रिंग्स प्रिंट होके आ गई हैं, ABC, AB, AC, A, BC, BC और एक ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी। तो 8 सबसीक्वेंसेस हमें प्रिंटेड आंसर में मिल गई हैं। ठीक है, तो हमने जनरेट की और प्रिंट करी, हमने सारी की सारी सबसीक्वेंसेस को एक साथ कहीं भी स्टोर नहीं कराया है। ठीक है, अब हम इसका ड्राई रन देखते हैं, और ड्राई रन के साथ साथ हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि ये ट्री एक्चुअल में फॉर्म कैसे हुआ, कितनी नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम कॉल स्टैक के अंदर थी। ठीक है, और एक और चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट ड्राई रन से समझ आएगी कि ये जो ट्री हमने बनाया है, इस ट्री का एक्चुअल में ऑर्डर क्या है। अभी तो हमने इसको ऐसे बना दिया ना कि ABC के बाद A चूज़ किया, A चूज़ नहीं किया, फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, बट एक्चुअल में जो कॉल्स हो रही हैं वो इस ऑर्डर में हो रही हैं। ठीक है, एक्चुअल में कॉल्स इस ऑर्डर में नहीं हो रही हैं, है ना, ऐसे नहीं हो रही कॉल्स का ऑर्डर ये है, पहले ये कॉल हुई है, फिर उसके बाद ये हुई है, देन ये हुई है, फिर ऐसे करके चला है, ये ट्री का ऑर्डर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ड्राई रन में भी समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि इतना तो अभी तक आप जानते हैं कि अगर एक मेथड कॉल हो गई है तो पहले वो मेथड कॉल पूरी होती है। तो ये जो लाइन नंबर 11 वाली कॉल है, ये पहले पूरी होगी, उसके बाद हम लाइन 12 पे पहुंचेंगे। इसलिए ऐसा होता है कि ट्री का ऑर्डर जो है, जो हम ऐसे करके बस बना लेते हैं, वो नहीं होता। ये है ट्री का एक्चुअल कॉल्स का ऑर्डर। ठीक है, ड्राई रन करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, S को हम ABC ले लेते हैं। हम शायद पूरा ड्राई रन नहीं करेंगे, जब हमको समझ आ जाएंगी कि यार ऐसे चीज़ें हो रही हैं तो हम रोक लेंगे, देखते हैं, अगर लगा कि पूरा ड्राई रन करना चाहिए तो पूरा कर लेंगे। ठीक है, करंट आंसर इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग पास होगी, तो मेन मेथड से ये दोनों चीज़ें पास हो रही हैं। ठीक है, कॉल स्टैक में सबसे पहले मेन मेथड की स्टैक फ्रेम होगी। मेन मेथड से प्रिंट SSQ कॉल हो रहा है, इसको हम SSQ लिख रहे हैं सिर्फ, जिसको स्ट्रिंग पास हुई है ABC और करंट आंसर पास हुआ है। करंट आंसर को यार हम
सी ए लिख लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, हम ये कंडीशन चेक करते हैं, ये ट्रू नहीं होती। करंट कैरेक्टर और रिमेनिंग स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि ए और बी सी आएंगे, और लाइन नंबर 11 पे एक कॉल करते हैं। क्या कॉल है कि एस पास होगा बी सी एम्प्टी स्ट्रिंग और करंट आंसर पास होगा ए। ठीक है, सो ये कॉल लाइन नंबर 11 पे हुई, यहाँ से वापस यहाँ पहुंचे, कंडीशन चेक करी, ट्रू नहीं हुई, ये दोनों एक्सट्रैक्ट करे, लाइन नंबर 11 पे फिर से आ गए। लाइन नंबर 11 पे फिर से कॉल कर रहे हैं, क्या कॉल है, एस एस क्यू। एस क्या पास होगा इस बार, सी, है ना, क्योंकि बी सी के बाद रिमेनिंग स्ट्रिंग सी बचेगी, और करंट कैरेक्टर बी एक्सट्रैक्ट हुआ होगा, ये बी एक्सट्रैक्ट हुआ होगा और ये सी बची होगी, तो यहाँ पर रिमेनिंग स्ट्रिंग पास होगी सी, और करंट आंसर क्या था यार, करंट आंसर था ए, तो करंट आंसर में ए है, प्लस करंट कैरेक्टर क्या है, बी, तो ए बी पास होगा करंट आंसर में, तो करंट आंसर में पास होगा ए बी। ठीक है, ये कॉल लाइन नंबर 11 से हुई है, तो वापस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली ट्रू नहीं है क्योंकि एस की लेंथ तो 0 नहीं है। फिर करंट कैरेक्टर देखेंगे, करंट कैरेक्टर सी है और रिमेनिंग स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर से कॉल होगी एस एस क्यू, रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या है, एम्प्टी, तो इस बार एस एम्प्टी पास होगा, और करंट आंसर क्या पास होगा यार, करंट आंसर क्या पास होगा, इस वाली कॉल का करंट आंसर क्या है, ए बी, और करंट कैरेक्टर क्या है, सी, तो ए बी प्लस सी, ये ए बी प्लस सी नेक्स्ट कॉल के लिए करंट आंसर पास होगा, तो ए बी प्लस सी हो गया ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से वापस यहाँ पहुँचे, कंडीशन चेक करी, इस बार कंडीशन ट्रू हो गई, एस एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एस की लेंथ 0 है। लाइन नंबर 6 में करंट आंसर को प्रिंट कर दिया, ए बी सी को यार कर दिया प्रिंट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो प्रिंट करते जा रहे हैं, करंट आंसर फिलहाल ए बी सी है ना, तो ए बी सी को प्रिंट कर दिया और रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये वाली स्टैक फ्रेम कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगी और रिटर्न कर जाएगी। ठीक है, ये रिटर्न करेगी यहाँ पर, लाइन नंबर 11 से हुई थी ये कॉल पहले। ठीक है, ये स्टैक फ्रेम से रिमूव हो चुकी है। लाइन नंबर 11 पे वापस आएंगे, लाइन नंबर 11 कंप्लीट हो चुकी है, तो लाइन 11 को काट के अब लाइन 12 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए पहले कॉल हुई है एबीसी एम्प्टी स्ट्रिंग की, अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, पहली कॉल हुई है एबीसी एम्प्टी स्ट्रिंग की। अपने ट्री पे जाते हैं, ट्री को ज़रा उठा के पास में रख लेते हैं अपने, ड्राई रन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ नोटिस कीजिए, सबसे पहले कॉल हुई थी एबीसी एम्प्टी स्ट्रिंग की, ट्री में देखिए एबीसी एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके बाद कॉल हुई है बीसी एम्प्टी स्ट्रिंग की, बीसी ए की, ये वाली बीसी ए के बाद कॉल हुई है सी ए बी की, तो बीसी ए के बाद कॉल हुई है सी ए बी की, सी ए बी के बाद कॉल हुई है एम्प्टी स्ट्रिंग और एबीसी की, एम्प्टी स्ट्रिंग और एबीसी की, तो कॉल्स का ऑर्डर क्या है, ये देन दिस देन दिस देन दिस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू बिफोर कि कॉल्स का ऑर्डर इस तरह से रहता है, एबीसी एम्प्टी स्ट्रिंग इसको कॉल करेगा, ये इसको। ठीक है, जब ये कॉल कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम इस कॉल पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये अब लाइन नंबर 12 पे जब हम पहुंचेंगे, यहाँ से ये लाइन नंबर 12 पे जब हम पहुंचेंगे, नाउ वी विल बी डूइंग दिस कॉल। ठीक है, देखो कैसे, लाइन नंबर 12 पे आते हैं, रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या है यार, देखो यहाँ पे इसके लिए, अब देखो ड्राई रन में आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकर्सिव ट्री में जाके देखते हैं कि कॉल्स का ऑर्डर क्या है। अब हमारे पास कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक में तो हमने बिल्कुल ऑर्डर में कॉल्स रखी हैं, जिस ऑर्डर में कॉल हुई है उसी ऑर्डर में लिखी हुई है ना इसमें। तो सबसे पहली कॉल थी एबीसी और एम्प्टी स्ट्रिंग की, जो कि ये है, अगली कॉल थी बीसी और ए की, जो कि ये है, उसके बाद नेक्स्ट कॉल वॉज सी ए बी विच इज दिस, फिर अगली कॉल थी एम्प्टी स्ट्रिंग और एबीसी की, जो हमने अभी स्टैक फ्रेम से रिमूव करी है, विच इज दिस।
देयर कॉल्स का ऑर्डर क्या है, पहले ये कॉल हुई, ABC एम्प्टी स्ट्रिंग ने BC A को कॉल किया, उसने C कॉमा AB को कॉल किया, जिसने एम्प्टी स्ट्रिंग और ABC को कॉल किया। तो कॉल्स का ऑर्डर इस तरह से गया है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहले कह रही थी कि यार कॉल्स का ऑर्डर इस तरह से होता है, ना कि ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये तो हमने ट्री बनाने के लिए इस तरह से डायरेक्टली बना लिया था, बट एक्चुअल ऑर्डर ये होता है। एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर, देखो अभी हमने यहाँ पर एक स्टैक फ्रेम और बनाई थी, उसके बाद हमने इसको रिमूव कर दिया और हम वापस आ गए, फिर हम एक और शायद कॉल यहाँ पर डालेंगे। बट हम कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नोटिस करेंगे कि हमारे कॉल स्टैक में n+1 से ज़्यादा स्टैक फ्रेम्स नहीं है, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये देखो 4 स्टैक फ्रेम्स है ना मैक्सिमम, किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम 4 ही होंगी, ठीक है, क्योंकि हम और ज़्यादा स्टैक फ्रेम्स और मेथड कॉल्स ऐड करने से पहले रिटर्न कर देते हैं। ये चीज़ हम रिकर्सिव ट्री से भी देख सकते हैं। हम ये कॉल स्टैक के अंदर स्टैक फ्रेम्स होंगी चारों, ये वाली कॉल्स। अगले स्टैक फ्रेम को डालने से पहले जो कि ये होगी, हम ये वाली रिमूव करते हैं ना, उसके बाद हम ये डालते हैं, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम्स आर गोना बी n+1। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार टोटल स्पेस कंज्यूम्ड कितना है, तो वो कितना होगा, नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम्स, या फिर ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टैक फ्रेम्स एट एनी गिवन इंस्टेंस into space occupied in one stack frame, है ना, या मैक्स स्पेस ऑक्यूपाइड। तो नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम्स एट एनी इंस्टेंस तो हमने देख ली n+1 हो सकती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड क्या हो सकता है एक स्टैक फ्रेम के अंदर। अगर हम देखो कैरेक्टर्स की बात करें कि कितने कैरेक्टर्स एक स्टैक फ्रेम में मैक्सिमम लग रहे हैं, तो लगभग n, एक इसमें 2 इसमें, ठीक है। एक करंट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ये, और n-1 क्योंकि एक को रिमूव कर रहे हैं ना, तो बाकी के रिमेनिंग कैरेक्टर्स इसके अंदर। तो टोटल हम मान सकते हैं कि लगभग n कैरेक्टर्स एक स्टैक फ्रेम में होते हैं, ठीक है। तो टोटल स्पेस n+1 इंटू n हो जाती है, जो कि बिग O के टर्म्स में n² है। तो जहां हम पिछले कोड में यूज कर रहे थे एक एरे लिस्ट जिसका साइज 2n होता था, वहां अब हम n² स्पेस में ही काम चला ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक काफी बेटर अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ठीक है। हम 2n से n² में आ गए, ठीक। अब ड्राई रन में आगे बढ़ते हैं। ये लाइन नंबर 11 हमारी प्रोसेस हो चुकी है, अब हम लाइन 12 पे आएंगे। लाइन 11 हो गई है, हम लाइन 12 पे आएंगे। लाइन 12 में एक और कॉल हो रही है जिसमें रिमेनिंग स्ट्रिंग और करंट आंसर पास हो रहा है। इस स्टैक फ्रेम के लिए रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या है, देखो S तो C था, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या कैलकुलेट हुई थी, एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि S डॉट सबस्ट्रिंग 1 है ना। तो C के लिए जब आप C पे ये वाली चीज लगाएंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगी। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है और करंट आंसर AB है। तो लाइन 12 पे एम्प्टी स्ट्रिंग और AB की कॉल हो रही है, करंट आंसर AB और S एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ से वापस यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग और AB की कॉल हुई है नेक्स्ट, ठीक है। एक और चीज़ नोटिस कीजिए, जो ये वाली कॉल्स हैं जिन पे टिक लगा हुआ है वो लाइन 11 वाली कॉल्स हैं, और जिन पे क्रॉस लगा हुआ है वो लाइन 12 वाली कॉल्स हैं। ये लाइन 11 है जिसमें हम करंट कैरेक्टर को ऐड करते हैं, और लाइन 12 है जिसमें हम बिना करंट कैरेक्टर को ऐड किए अगली कॉल करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द लाइन 11 कॉल्स, दीज आर द लाइन 12 कॉल्स। सिमिलरली लाइक हर एक स्टेज पे आप ये चीज़ कह सकते हैं, ये वाली कॉल लाइन 11 पे हुई होगी, ये वाली कॉल लाइन 12 पे, ये वाली लाइन 11 पे हुई होगी, ये वाली लाइन 12 पे हुई होगी, ठीक है। तो अभी हम इस कॉल को कर रहे हैं जो कि बेस केस हिट करेगी, तो हम करंट आंसर को प्रिंट कर देंगे। करंट आंसर फिलहाल AB बना हुआ है, तो हम AB को यार प्रिंट करके स्टैक फ्रेम से इसको रिमूव कर देंगे। AB भी प्रिंट कर दिया। इनफैक्ट आगे का ड्राई रन हम रिकर्सिव ट्री के थ्रू भी देख सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी होगा, ज़्यादा बड़ी पिक्चर हमें साथ में देख पाएगी, ठीक है। तो अभी हम लाइन 12 पे हैं,
ये वाली लाइन 12 है, ये एग्जीक्यूट जो है इधर से हो गई है कंप्लीट, तो इसने रिटर्न कर दिया है। ये रिटर्न कहाँ करेगी, जिसने इसको कॉल किया था, इसको कॉल किया था CAB वाली कॉल ने, ठीक है। यहाँ से भी देख लो आप, CAB ने इसको कॉल किया था ना, ये CAB है, ठीक है। तो हम ड्राई रन को शिफ्ट कर रहे हैं कॉल स्टैक से रिकर्सिव ट्री पे, ठीक है। तो लाइन 12 कॉल हुई थी CAB वाली कॉल से। आई होप आप ये वाला ट्रांजिशन समझ पा रहे हैं। ये वाली कॉल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, लाइन 12 वाली इस पर्टिकुलर कॉल के लिए। अब इस पर्टिकुलर कॉल के लिए, CAB वाली कॉल के लिए लाइन 12 कंप्लीट हो चुकी है, जिसके लिए हमने AB प्रिंट किया था, है ना। अब लाइन 13 पे आएंगे, कौन सी कॉल के लिए लाइन 13 पे आएंगे यार, CAB वाली कॉल के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ, अभी हम कंप्लीटली रिकर्सिव ट्री पे शिफ्ट कर जाएंगे। अभी दोनों दिखा रही हूँ कि अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से ट्रांजिशन ले रहे हैं। लाइन 13 पे आ गए अब हम, ठीक है। कौन सी लाइन 13 पे, CAB वाली लाइन 13 पे, ये वाली लाइन 13 पे। लाइन 13 पे यार फंक्शन खत्म हो गया, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा, ये मेथड कॉल भी रिटर्न कर जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कंप्लीट हो चुका है और ABC और AB प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ABC प्रिंट हो गया, AB प्रिंट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट होने के बाद कहाँ जाएंगे, देखो ये वाली चीज़ भी लाइन 11 पे कॉल हुई होगी इस मेथड कॉल में, ठीक है। तो लाइन 11 कंप्लीट हुई है, इस कॉल का रिटर्न करने का मतलब ये है कि BCA वाली कॉल के अंदर लाइन 11 कंप्लीट हो चुकी है। ये वाली कॉल है ये, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लाइन 12 पे आएंगे। लाइन 12 किसकी, BC, A की, ठीक है। तो ये लाइन 12 होगी BC, A की, ये 11 थी, 11 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 12 पे आए, 12 पे मेथड कॉल है, क्या मेथड कॉल है, ये वाली मेथड कॉल है। रिमेनिंग स्ट्रिंग C पास हो रही है और करंट आंसर A पास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि B को हमने चूज किया है नहीं डालने का, ठीक है। अब ये वाली कॉल वापस जाएगी यहाँ पे, यहाँ हम चेक करेंगे कि 0 लेंथ है या नहीं है, कुछ नहीं होगा। फिर हम लाइन 11 पे आ जाएंगे दोबारा से और ये वाली कॉल कर रहे होंगे, जिसमें हम रिमेनिंग स्ट्रिंग एम्प्टी पास कर रहे होंगे और करंट आंसर हम AC पास कर रहे होंगे, ठीक है। फिर ये वाली कॉल जब होगी तब हम बेस केस हिट करेंगे और AC को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन 11 पे जो कॉल हुई थी, इसने बेस केस हिट करा और इसने AC को प्रिंट कर दिया। अब ये पूरी हो जाएगी तो हम लाइन 12 पे पहुंचेंगे। ये लाइन 11 वाली कॉल थी, ये पूरी हो चुकी है इस मेथड के लिए। अब लाइन 12 पे आएंगे। 12 पे क्या कॉल होगी, रिमेनिंग स्ट्रिंग तो एम्प्टी पास होगी, ठीक है, इस वाले को देखो, और करंट आंसर A पास होगा, ठीक है। तो ये वाली कॉल जब होगी तो यार ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि बेस केस है। तो ABC प्रिंट हो चुका था, AB प्रिंट हो चुका था, AC प्रिंट हो चुका था, अब A प्रिंट होगा, ठीक है। A प्रिंट हो गया, रिटर्न होगा, रिटर्न होके वापस यहाँ पहुंचेंगे। तो इस वाली कॉल के लिए लाइन 11 और लाइन 12 दोनों एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, 12 भी एग्जीक्यूट हो गई है यहाँ पर। 12 के बाद ये कॉल रिटर्न कर जाएगी, कहाँ रिटर्न करेगी, जिसने इसको कॉल किया था। कॉल किसने किया था, BCA ने। तो बेसिकली BCA के लिए लाइन 11 इधर से और लाइन 12 इधर से कंप्लीट हो गई है। ये वाली कॉल कंप्लीट हो गई। अब 12 के बाद तो 13 है, तो बेसिकली इसका एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। ये कहाँ पहुंचेगा, इसको कॉल किसने किया था, इसको कॉल इसने किया था। ये चीज़ इसके लिए लाइन 11 पे थी, पिक वाली चीज़ें लाइन 11 पे चल रही है ना, तो लाइन 11 इसके लिए कंप्लीट हो गई है। अब इसके लिए लाइन 12 चलेगी, ठीक है। लाइन 12 पे आएंगे, मेथड कॉल होगी, ये चीज़ नहीं चलेगी। लाइन 11 पे आके ये वाली मेथड कॉल हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाली मेथड कॉल में जाएंगे, इस मेथड कॉल के अंदर अगेन कुछ ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। लाइन 11 पे अगेन ये वाली मेथड कॉल हो जाएगी, ठीक है। इस मेथड कॉल में बेस केस पे पहुंच गए होंगे तो BC को प्रिंट कर देंगे। ये लाइन 11 पे कंप्लीट होके लाइन 12 पे पहुंच जाएंगे। लाइन 12 पे ये वाली कॉल है, ठीक है, दिस कॉल इज दिस। ये कंप्लीट हो जाएगी एक बार तो वापस यहाँ पहुंचेंगे। इसके लिए 11 और 12 दोनों कंप्लीट हो गई, तो ये वाली कॉल भी कंप्लीट हो गई क्योंकि 13 पे मेथड कंप्लीट हो रहा है। तो इसको किसने कॉल किया था, इसने। तो इस पर्टिकुलर कॉल के लिए BC एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए ये वाली कॉल कंप्लीट हो चुकी है जो कि लाइन 11 पे थी। अब लाइन 11 से मूव करके हम लाइन 12 पे जा सकते हैं, तो ये वाली कॉल होगी। इस कॉल के लिए हम अगेन लाइन 11 पे ये वाली कॉल कर रहे होंगे क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू होगी नहीं। इस वाली कॉल पे हम बेस केस में पहुंच जाएंगे तो हम C को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। C को प्रिंट करने के बाद हम रिटर्न कर देंगे, तो ये वाली कॉल खत्म हो जाएगी। लाइन 11 हो गई, तो अब लाइन 12 पे आएंगे। लाइन 12 पे ये वाली कॉल हो रही है, ठीक है।
तो दिस कॉल इज ऑल्सो बेस केस, एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रिंट करके वापस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई ये वाली कॉल। अब ये वाली कॉल कंप्लीट हो गई। इसको किसने कॉल किया था? इसने। इसके लिए ये लाइन 12 पे कॉल हुआ था, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो ये भी रिटर्न कर जाएगा, ये चीज़ भी रिटर्न कर जाएगी। ये कहाँ रिटर्न करेगी? यहाँ पे। इसके लिए भी ये वाली लाइन 12 पे कॉल हुई थी, तो लाइन 12 के बाद ये वाली कॉल अब लाइन 13 पे पहुंचेगी, जो कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यार मैंने आपको ये वाला जो ड्राई रन है वो रिकर्सिव ट्री में इसलिए दिखाया कि आपको एक बार कंप्लीट पिक्चर साथ में दिख सके कि यार कौन सी कॉल कब हो रही है, ठीक है। तो यार इसका ड्राई रन आप एक बार खुद से करो, इस ट्री को खुद से बनाओ। एक बार खुद से इस तरह से बनाओ कि चूज किया फिर चूज नहीं किया। एक बार तो नॉर्मल ऐसे खुद से बना लो इस ट्री को, और एक बार ड्राई रन करते वक्त बनाओ, ठीक है। ड्राई रन में देखो कि कौन सी कॉल कब हो रही है, कहाँ हो रही है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये एक छोटा क्वेश्चन होने वाला है। छोटा इसलिए क्योंकि हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है सबसीक्वेंसेस का, इंक्लूड और एक्सक्लूड अप्रोच वाला, कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का चॉइस लिया हमने, उसको इंक्लूड किया या एक्सक्लूड किया, ठीक है, ऐड किया या नहीं ऐड किया। सेम अप्रोच इस क्वेश्चन में लगेगी, ठीक है। इसलिए हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स गिवन है और हमें प्रिंट करना है सम ऑफ ऑल सबसेट्स इन इट। आउटपुट सम्स कैन बी प्रिंटेड इन एनी ऑर्डर। अब पहले तो सबसेट्स होते क्या हैं? सी, इफ वी से दैट अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, सो अ सबसेट विल बी अ सब कलेक्शन ऑफ द सेम आइटम्स। बेसिकली अगर आपको एक सेट गिवन है ए, जिसमें लेट्स से एलिमेंट्स हैं 2 4 5, तो एक ऐसा सेट मान लीजिए स्मॉल ए, बी या सी, which has elements which are taken only from this big set A, let's say 2 5 or let's say 4 5 or let's say only 2, or empty set also. All of these are subsets of this big set A, है ना। ऐसे हम सबसेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे जब हम मैथ्स में पढ़ा करते थे। स्मॉल ए ये सबसेट का साइन होता था, ठीक है। सो इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड दैट्स कंप्लीटली फाइन। C is subset of A, D is subset of A, ऐसा, ठीक है। और in other words we can say that if we take 0 or more elements from the set A and put them in another set, then that set can be called as subset, ठीक है। तो 0 या more elements आप इसमें से उठा लो। 0 क्यों? क्योंकि empty set भी subset होता है। 0 और more मान लो 2 उठा लिया, 4 भी उठा लिया, तो that is a subset। 2 उठा लिया, 5 उठा लिया, दैट इज अ सबसेट, ठीक है। तो पिकिंग अप 0 और मोर एलिमेंट्स एंड पुटिंग देम इन अनदर सेट मेक्स अ सबसेट, ठीक है। सबसेट क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सब का सम आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को एक्सपैंड करते हैं 2 4 5 वाले को, ठीक है। 2 4 5 हमारे पास लेट्स से गिवन एरे है, इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे ये देखते हैं। 2 4 5 2 4 4 5, या फिर पहले 2 वाले लिख लेते हैं। 2 5 2 4 5 4 5 और एम्प्टी सेट। इन सब के सम्स देखिए, 9 6 7 2, ये पहले वाले का सम 11 है, 4 5 और 0, ठीक है। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी हैव 8 सबसेट्स जिनके सम आ गए 11 6 7 2 9 4 5 0। अब इसका आउटपुट देखो, यही 8 चीजें इसके आउटपुट में हमको प्रिंट करनी है। तो सारे सबसेट्स का सम प्रिंट करना है, ठीक है। अब देखो इसकी क्या अप्रोच बनेगी। अब जो हमारी सबसेट्स की डेफिनेशन है उसके हिसाब से भी हम हर एक एलिमेंट को चॉइस दे सकते हैं कि वो किसी सबसेट में इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, ठीक है। इंक्लूड होगा या इंक्लूड नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम 2 4 5 हमारा गिवन सेट ले लें, ठीक है, और करंट सबसेट एम्प्टी ले लें, ठीक है, तो अभी हम चॉइस किस पे लेंगे? 2 पे। 2 को चॉइस दे रहे हैं कि वो इस गिवन सबसेट में आएगा या नहीं आएगा। ये हमारा करंट सबसेट है और ये हमारा एरे है जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और चॉइस हम किस पे ले रहे हैं फिलहाल? 2 पे, ठीक है। तो क्या चॉइस है कि यार 2 या तो सबसेट में होगा या 2 सबसेट में नहीं होगा। अगर 2 सबसेट में होता है, अगर 2 सबसेट में होता है तो सबसेट बन जाएगा 2,
इसको ग्रीन से मार्क करते हैं जो सबसेट बना रहे हैं। और अगर 2 सबसेट में नहीं होता तो सबसेट एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है। और एरे क्या रहेगी हमारी, एरे 2 4 5 ही रहेगी, एरे 2 4 5 ही रहेगी। 2 का डिसीजन हम ले चुके हैं, अगला डिसीजन हम 4 का लेंगे। अब देखो स्ट्रिंग के केस में हमने क्या किया था, हमने स्ट्रिंग को s डॉट सब स्ट्रिंग 1 करके कट करके ही पास कर दिया था। पर एरे के केस में हम कट करके पास नहीं कर सकते, तो हमें एक इंडेक्स एक्स्ट्रा वेरिएबल रखना होगा जो हमें हेल्प करेगा ये जानने में कि हम करंटली कौन से इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे हैं, कौन से इंडेक्स का डिसीजन हम ले रहे हैं, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। जब हम स्ट्रिंग्स के केस में बात कर रहे थे तो हमने s डॉट सब स्ट्रिंग लिख करके पास कर दिया था अगली कॉल के लिए। तो ABC के बाद नेक्स्ट कॉल हमने BC पे लगाई थी, उसके बाद हम C पे लगा रहे थे, ठीक है। पर एरेज के केस में हम एरे को कट करके नहीं पास कर रहे हैं, हम एक इंडेक्स नाम का एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम करंटली कौन से इंडेक्स पर खड़े हैं, हम करंटली कौन से इंडेक्स का डिसीजन ले रहे हैं। तो इंडेक्स सबसे पहले 0 पास हुआ होगा, है ना। तो 0 अगर पास हुआ है तो हम 0th इंडेक्स का डिसीजन ले रहे हैं कि 2 आंसर में है या 2 आंसर में नहीं है। बेसिकली 2 सबसेट में है, करंट सबसेट में है, या 2 सबसेट पे नहीं है, ठीक है। तो अगर 0th इंडेक्स का हमने डिसीजन ले लिया है तो हमें अगला डिसीजन फर्स्ट इंडेक्स का लेना है। तो बेसिकली हर एक सब्सिक्वेंट कॉल में हम IDX +1 पास कर रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर IDX हर कॉल में लिखूंगी नहीं, मार्क कर देंगे, ठीक है। मार्क कर देंगे कि करंटली 4 का डिसीजन लेना है, ठीक है। कोड लिखते वक्त ऑब्वियसली IDX पास करेंगे। तो अब 4 का डिसीजन लेना है कि यार या तो 4 होगा या 4 नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम चीज़, 4 होगा और 4 नहीं होगा, ठीक है। सो इफ 4 को इंक्लूड किया जाए तो सबसेट क्या बनेगा, 2 तो देखो ऑलरेडी है, 4 को इंक्लूड करना है तो 2 और 4 दोनों सबसेट में आ जाएंगे। 2 ऑलरेडी है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है तो 2 अकेला ही रह जाएगा। एम्प्टी सबसेट है ना, इसके अंदर 4 को इंक्लूड करना है तो 4 आ जाएगा, और 4 नहीं इंक्लूड करना तो एम्प्टी रह जाएगा। एरे हमारा क्या है, 2 4 5 ही है, एरे तो हमारा 2 4 5 ही है। बस अब डिसीजन हमें कहाँ लेना है, डिसीजन अब हमें 5 पे लेना है, यहाँ पे 5 पे, ठीक है। तो ये 2 4 5 हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सब यार कॉमाज हैं, आई होप वो अंडरस्टूड है। और अब हम 5 पे डिसीजन ले रहे हैं, तो अब हम 5 पे डिसाइड करेंगे कि 5 को रखना है या 5 को नहीं रखना है, 5 को रखना है या 5 को नहीं रखना, रखना है या नहीं रखना, रखना है या फिर नहीं रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो यार, अगर हम इंडेक्स इक्वल टू 2 पे पहुँच गए हैं, ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअली अब हमें इंडेक्स इक्वल टू 3 पे पहुँचेंगे इसके बाद, तो एरे में कुछ प्रोसेस करने के लिए बचेगा नहीं। तो यहाँ पर हर जगह 2 4 5 लिखा हुआ है, 8 टाइम्स नहीं लिख रही हूँ, एक ही बार लिख देते हैं यहाँ पर कि यार 2 4 5 पास्ड है और IDX 3 पास्ड है इस वाली लेवल पे, ठीक है। बेसिकली ये वो लेवल फाइनली पहुंच गई होगी जहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर चुके होंगे। यहाँ पर हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे, इसके बाद हम बेसिकली कोई और डिसीजन नहीं लेंगे, सारे एलिमेंट्स का डिसीजन हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो 5 अगर हमें आंसर में इंक्लूड करना है तो 2 4 के बाद 5 ऐड हो जाएगा। अगर हमें 5 आंसर में इंक्लूड नहीं करना तो करंट आंसर क्या है 2 4, और 5 इंक्लूड नहीं करना तो 2 4 ही रहेगा। 2 है, अब करंट आंसर क्या है 2, 2 के अंदर 5 को इंक्लूड करना है तो 2 5 हो जाएगा, और अगर इंक्लूड नहीं करना तो 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर 4 है आंसर, 4 के बाद अभी डिसीजन कहाँ चल रहे हैं यार, 5 पे चल रहे हैं सारे। 5 को ऐड करना है तो 5 ऐड हो जाएगा। इफ वी डू नॉट वांट टू ऐड 5 इट विल रिमेन 4। एम्प्टी सबसेट है, एम्प्टी सबसेट में इफ वी इंक्लूड 5 इट विल बिकम 5 ओनली, एंड इफ वी डू नॉट इंक्लूड इट देन इट विल रिमेन एज एम्प्टी ओनली, ठीक है। तो लास्ट लेवल पे हमें सारे सबसेट्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। सो 8 सबसेट्स हैं, 3 3 6 2 8। अब आप इनका सम करके देख लो, 9 6 7 2 सॉरी ये 11 है यार, 11 6 7 2 9 4 5 0, ये सेम ही सारे सम्स आ गए, ठीक है। तो यार अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो इस बेस केस पहुंचने पर हमारे पास सबसेट्स होंगे हमारे सारे। तो बेस केस पे पहुंचने पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास करंट सबसेट बना हुआ है उसमें आइट्रेट करके हम सम निकाल के प्रिंट कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग वी कैन डू। बट
द थिंग इज वी डू नॉट नीड टू मेंटेन द होल सबसेट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग द सम। ठीक है, हम इंस्टेड क्या कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा सबसेट साथ में मेंटेन करने की जगह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा सबसेट मेंटेन कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा सबसेट मेंटेन करने की जगह हम करंट सबसेट का सम मेंटेन कर सकते हैं। देखो एक बार 2 4 5 हमारा करंट सबसेट है। अब यहाँ पे ना मैं करंट सम मेंटेन कर रही हूँ, करंट सबसेट का सम। ठीक है, चॉइसेस जब मैं लूंगी 2 पे मैंने लिया कि 2 को इंक्लूड करना है और 2 को एक्सक्लूड करना है, तो मैं 2 को ऐड कर दूंगी या 2 को ऐड नहीं करूंगी, ये चॉइस में लूंगी। ठीक है, मुझे पूरा का पूरा सबसेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेकार में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। आप बेस केस में जाके पूरे पे आइटरेट करके सम कर रहे होगे, है ना, एक फॉर लूप लगाओगे, तो आप वो फॉर लूप बचा सकते हो बाय मेंटेनिंग द सम इटसेल्फ, बाय मेंटेनिंग द करंट सम सबसेट सम इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने 2 को इंक्लूड करना है तो करंट सम 0 है, 0 में 2 को ऐड कर दो तो करंट सम 2 हो जाएगा। अगर 0 में 2 को ऐड नहीं करना है तो करंट सम 0 ही रहेगा। ठीक है, ये एरे हमारे पास 2 4 5 ही रहेगा, 4 5, और ये भी 2 4 5। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 4 5 और 0। ठीक है, स्पेस कंस्ट्रेंट है तो कॉमन लगा के नहीं लिख रही हूँ, जैसे जहां से ये बन जाए वैसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो हमने इस लेवल पे तो 2 की चॉइस ली थी, अगले लेवल पे हम 4 का चॉइस लेंगे कि 4 को सम में इंक्लूड करना है या 4 को सम में इंक्लूड नहीं करना है, बेसिकली सबसेट में इंक्लूड करना है, सबसेट सम में इंक्लूड करना है या नहीं। तो अगर 4 को इंक्लूड करना है तो 2 + 4 फाइनल सम 6 हो जाएगा, करंट सबसेट का सम बेसिकली। और अगर 4 को इंक्लूड नहीं करना तो 2 ही रहेगा। अगर 4 को इंक्लूड करना है तो 0 + 4 4 हो जाएगा, नहीं करना तो 0 ही रहेगा। ठीक है, एरे 2 4 5 है, एरे 2 4 5 ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर एरे लिख दी। अब एरे के अंदर करंटली हम 5th इंडेक्स पे होंगे इस वाली कॉल के टाइम पे, सॉरी सेकेंड इंडेक्स पे होंगे, सेकेंड इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, तो हमें 5 का डिसीजन लेना है। 5 का डिसीजन में कि यार 5 को सम में डालना है या 5 को सम में नहीं डालना, डालना है या नहीं डालना, यस और नो, यस और नो 5 के लिए। ठीक है, तो 5 को अगर डालना है तो 5 + 6 11 हो जाएगा, नहीं डालना है तो 6 ही रहेगा। डालना है तो 5 + 2 7, अदरवाइज इट विल रिमेन 2 ओनली। 4 + 5 9 और 4 ओनली। 0 + 5 5 और 0 ओनली। ठीक है, तो ये 5 को लेने वाले या ना लेने वाले डिसीजंस हमने यहाँ पर ले लिए। एंड एरे सेम पास होगी 2 4 5 इस पूरी लेवल पे, 2 4 5 ही पास्ड है हर एक कॉल में, बट इंडेक्स 3 पास्ड होगा। ठीक है, इंडेक्स 3 का क्या मतलब है कि यार इंडेक्स 3 का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट वैलिड इंडेक्स n-1 होता है अगर n लेंथ का हमारे पास एरे है। तो बेसिकली अगर हमारे पास इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n पहुंच गया है या इंडेक्स n पहुंच गया है बेसिकली, ठीक है, तो वो हमारा बेस केस है। तो हम बेस केस में लिख देंगे कि यार जब ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए तो ये जो भी सम कैलकुलेट हुआ है इसको आप प्रिंट कर दो। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, चॉइसेस लेंगे, साथ में एक स्ट्रिंग या फिर एक एरे पास करने की जगह करंट सबसेट सम पास कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से रिकर्सिव ट्री बनेगा, बिल्कुल सेम, इसका कोड भी सिमिलर ही दिख रहा होगा, ट्राई रन बिल्कुल सिमिलर होगा। तो इसका कोड हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक नई फाइल बनाते हैं, सबसेट सम। ठीक है, मेन मेथड डाल दिया यहाँ पे, और एक मेथड हमें बनाना है जो वॉइड रिटर्न करेगा, क्योंकि इसको प्रिंट करने हैं सम्स। मेथड का नाम सबसेट सम रख लेते हैं। ये रिसीव करेगा एक एरे, राइट, एरे का साइज भी पास कर देते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें बेस केस में खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा हर बार ए डॉट लेंथ करके, तो हम यहाँ पर n एज इट इज मेन से कैलकुलेट करके पास कर देंगे। ठीक है, और करंट इंडेक्स
ये वो IDX है जो हम ग्रीन मार्क कर रहे थे ना ट्री बनाते वक्त कि हम करंटली कौन से इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और एक करंट सम, इसको आप सम बोल लो या करंट सम बोल लो, या आप इसको करंट सबसेट सम भी बोल सकते हो। करंट सबसेट सम ज़्यादा सही टर्म रहेगा इसके लिए, ठीक है। फिलहाल हम इसको शॉर्ट में सिर्फ सम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि एक तो हम करंट इंडेक्स को ऐड करेंगे करंट आंसर में, है ना, और एक हम करंट आंसर में करंट इंडेक्स को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। दो चॉइसेस थी हमारे पास। ये करंट आंसर एक्चुअली सम है जो हमारा करंट सम बना हुआ है, ठीक है। करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, करंट इंडेक्स का मतलब वो है। तो एक चॉइस तो है कि हम करंट एलिमेंट को अपने अगले सबसेट के सम में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अपने सबसेट के सम में ऐड कर रहे हैं। तो सबसेट सम ये तो एज इट इज पास होगा अगली कॉल के लिए, एरे का साइज भी चेंज नहीं होगा। IDX +1 पास होगा, राइट, हर एक कॉल में एक आगे बढ़ा करके। और सम क्या पास होगा, देखो सम में हमने डिसाइड किया है कि हम करंट एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो सम में सम प्लस एरे ऑफ I DX, ठीक है। करंट इंडेक्स को हमने करंट एलिमेंट को जो कि IDX इंडेक्स पे है ऐड कर दिया। दूसरी चॉइस हम क्या ले रहे हैं कि हम ऐड नहीं करेंगे, IDX +1 और सम एज इट इज पास होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड, ठीक है। दो चॉइसेस हमने ले ली। और क्या लिखना है हमें, बेस केस। बेस केस में क्या आएगा कि अगर इंडेक्स एरे के साइज से बड़ा हो जाए तो उस पॉइंट पे करंट सम को यार प्रिंट कर दो और रिटर्न कर दो, ठीक है। करंट इंडेक्स की चॉइस हमने ले ली, रिकर्सिव कॉल्स कर ली, बेस केस लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको मेन मेथड से कॉल करते हैं और रन करके देखते हैं। एरे बना लेते हैं A 2 4 5 ही बना लेते हैं यार एरे, क्योंकि इसका सम हमारे पास वेरीफाई करने के लिए है। एरे की लेंथ A डॉट लेंथ, IDX इनिशियली 0 पास होगा, मेन से तो 0th इंडेक्स से शुरू करेंगे ना, और फाइनली सम करंट सम विच इज 0, ठीक है। तो इसको अब हम नाउ लेट्स रन इट एंड सी द आउटपुट। देखो आउटपुट आ गया 11 6 7 2 9 4 5 0, टोटल 8 सम्स हैं ये, 4 and 4 8। मैच करके देख लो, यही था ना जो हमें आउटपुट में दिया था, 0 2 4 5 6 7 9 11, ठीक है। तो आउटपुट हमारा एकदम ठीक आ रहा है, ठीक है। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सबसेट सम क्वेश्चन। इसका ड्राई रन आप खुद से कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। दो चॉइसेस लिए, एक तो सम के अंदर करंट इंडेक्स को इंक्लूड ना करना और एक सम के अंदर करंट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको इंक्लूड करना, ठीक है। बेस केस हमारा सिंपल है कि यार हम बिल्कुल लास्ट में जब पहुंच जाएं, IDX की वैल्यू जब 3 हो जाए उस पॉइंट पे जो करंट सम है उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। So here with that we have come to the end of this lecture and आज हमने सबसेट्स सबसीक्वेंसेस इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन सॉल्व किए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा, इंक्लूड और एक्सक्लूड करने वाला, चॉइस लेने वाला, ठीक है। ये आप आगे भी बहुत जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं कहीं पे समझ नहीं आया है तो उस पार्ट को दोबारा देख लो और खुद से ड्राई रन करके देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। And in the next lecture we will continue problem solving on recursion, ठीक है। So thank you for watching the lecture and I will see you in the next lecture. So thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें,
लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.